नमस्कार साथियों। हमने ये आपसे वायदा किया था कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो है इस पे हम बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। उसी कड़ी में हम आज ये पहला वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आप इसको देखने की दो शर्तें मान के रखिए। एक तो ये कि आप इसे रात को सोने से पहले एक आध घंटा टाइम निकल करके देख लीजिए, या दिन में अगर आप खाना खा रहे हैं तो उस वक्त इसे देख लीजिए। आपका काम हो जाएगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए और यकीन मानिए। आधुनिक भारत का जो इतिहास है या भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, हम इस पर इतने बेहतर तरीके से चर्चा करेंगे कि ये आपका बेड़ा पार लगा देगा। आपको जहाँ भी समझने में कठिनाई आएगी आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं निजी तौर पे सारे कमेंट का जवाब इन दिनों दे रहा हूँ। मैं सारे जवाब आपको दूंगा। तो आइए एक बार चलते हैं वहाँ जहाँ से आधुनिक भारत शुरू होती है। हालांकि हमारे सिलेबस में स्पष्ट तौर पे ये लिखा हुआ है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, लेकिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम को समझने की जो एक लिमिटेशन है, एक बाउंड्री है, वो ये है कि आधुनिक भारत जहाँ से शुरू हुई है। चूँकि भारत सरकार या हमारे तमाम इतिहासकारों ने इस बात की स्वीकृति लगभग दे दी है कि 1857 की क्रांति जो है ये भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति मानी जाती है। तो यानी कि हमको यहाँ से पढ़ना है, लेकिन ये पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा इसके इर्द गिर्द के बैकग्राउंड को समझें। और 1857 के समय में जिस व्यक्ति के इर्द गिर्द ये सारी लड़ाइयाँ शुरू हुई थी, यानी मेरा कहना बहादुर शाह जफर की तरफ है कि बहादुर शाह जफर को अगर हमें समझना है तो एक बार हमें मुगल सल्तनत और उसके बियॉन्ड के चीज़ों को समझना पड़ेगा। मुगल सल्तनत मतलब उत्तरवर्ती मुगल सल्तनत, और उसके बियॉन्ड उसके आसपास के जितने चीज़ें हैं, जैसे कौन कौन से राज्य कब आज़ाद हुए, उन सब को समझते हुए अंग्रेज को बुलाएंगे और अंग्रेज को बुला करके 1857 की हम भूमिका तैयार कर लेंगे। तो इस कड़ी में ये पहला वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा आएगा और इत्मीनान के साथ देखिएगा। देखने की शर्त यही है कि आप एक कॉपी कलम लेकर के बैठें और जो मैं इंपॉर्टेंट डेट बताता चलूँगा उसे आप नोट करते चले, क्योंकि वहीं आपके इम्तिहान में आना है। किससे तो जो मैं कहूँगा वो आपके हृदय की गहराइयों में उतर जाएगा, लेकिन जो मैं कंटेंट पे बात करूँगा, तारीखों पे बात करूँगा, वो तारीखें या वो महत्वपूर्ण बातें आपके इम्तिहान में पूछे जाएंगे। हालांकि मैं आपको इशारा करता चलूँगा कि ये महत्वपूर्ण है। आइए, आपको पता है कि मुगल पे भी एक थोड़ा दो मिनट बात कर लेते हैं, पर मतलब प्रारंभिक मुगल पर। भारत में 1526 ईस्वी में इधर से, इस रास्ते से एक व्यक्ति आया भारत पर आक्रमण करने, और वो उसका नाम था बाबर। बाबर ने भारत पर कई कोशिशों के बाद में अंततः आक्रमण किया और 1526 ईस्वी की लड़ाई में, जिसे हम पानीपत की लड़ाई कहते हैं, पानीपत की लड़ाई यहाँ पे लड़ा उसने, और दिल्ली में आकर के उसने अपना आशियाना स्थापित कर दिया। फिर धीरे से आगरा में आया, इधर घूमने लगा वो। फिर मुगल के बाद में, मतलब बाबर के बाद में, उसका पुत्र हुमायूं आया। हुमायूं भी कुछ दिन रहा, फिर उसको शेर शाह नामक एक भारतीय, जो कि अफगानी मूल का व्यक्ति था, शेर शाह ने इसको भगा दिया। ये भाग के चला गया, फिर वापस लौट करके आया, फिर इसने सल्तनत स्थापित की। ये अपना एक बेटा लेकर के आया, लेकिन ये बहुत दिन जी नहीं पाया। हुमायूं की मृत्यु बहुत जल्द हो गई। फिर इसका एक छोटा सा 14 वर्ष का बेटा तख्त पर बैठा, लेकिन उस तख्त पर बैठने से पहले उसे फिर से एक बार उसी पानीपत के मैदान में वापस लड़ना पड़ा, जिसमें इसके दादा यानी बाबर ने लड़ा था। और वो जो 14 वर्ष का बालक लड़ा पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से, जो 1556 ईस्वी में लड़ा गया था, उसके बाद उस व्यक्ति ने अपनी मजबूती के साथ पांव जमाने प्रारंभ किए, जिसे इतिहास अकबर के नाम से जानती है। तत्पश्चात अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर शासक बना, और जहांगीर के तुरंत बाद उसका बेटा शाहजहां शासक बना। शाहजहां तक भारत की स्थिति मुगलियों के सल्तनत में खूब ठीक से थी। शाहजहां के बाद शाहजहां को इसके बेटे ने कैद कर लिया। शाहजहां के कई बेटे थे, जिसमें से एक बेटे का नाम था औरंगजेब। औरंगजेब एक बहुत दुष्ट किस्म का इंसान था। औरंगजेब ने इसको कैद कर लिया। जब औरंगजेब ने इसे कैद कर लिया तो शाहजहां ने 7 साल अपने जीवन के कैद में गुजारे। लाल किले में कैद रहता था। ध्यान रहे, दिल्ली का लाल किला नहीं, मैं आगरे की लाल किला की बात कर रहा हूँ। आगरे में भी एक किला है जिसे लाल किला कहा जाता है। उस आगरे के किले में कैद कर दिया, और आगरे के किले से वो खिड़कियों के से वो ताजमहल देखा करता था। और वहीं पे उसकी एक बेटी थी जो उसकी सेवा करती थी, और उसी ताजमहल को खिड़की से देख करके अपना गुजारा करता था। बाद में उस औरंगजेब ने शाहजहां के एक दूसरे बेटे, जिसको इतिहास दारा शिकोह के नाम से जानती है,
दारा सिकोह को फांसी पे लटका दिया, मतलब उसका सर कत्ल करके उसको कार्टून में पैक करके शाहजहां के सामने पेश किया। और शाहजहां उसको दुख में आकर के कुछ दिन दुखी रहा, फिर बीमार पड़ा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात औरंगजेब शासक बना, और औरंगजेब जब शासक बना, औरंगजेब तो पहले ही शासक बन चुका था उसको कैद करके, तो जब औरंगजेब पूरे निसंदेह तरीके से शासक बन गया, तब वो दक्षिण की तरफ, उसकी पहली मोहब्बत दक्षिण थी। दक्षिण का मतलब, मैं जब भी दक्षिण कहूँ तो आप ये समझेंगे कि वर्तमान में जो भारत का दक्षिणी इलाका है, इसे इतिहास की दृष्टि से दक्कन कहा जाता है, दक्षिण कहा जाता है, या दक्षिणी राज्य कहा जाता है। तो अगर ये सारे शब्द आए तो आप इन शब्दों का मतलब सिर्फ इतना समझिएगा कि दक्षिण का मामला है, मैं दक्षिण ही कहूँगा। तो औरंगजेब जो था वो एक सनकी किस्म का व्यक्ति था, वो बड़ा तताई किस्म का व्यक्ति था। वो दुनिया में वही चाहता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, और वो चाहता था कि मेरा धर्म यानी कि इस्लाम, और इस्लाम में भी दो वर्ग होते हैं, एक वर्ग होता है शिया वर्ग और एक वर्ग होता है सुन्नी वर्ग। तो औरंगजेब जो है वो शियाओं को देखना पसंद नहीं करता था, और उसको वो मार काट के बराबर कर देता था, या फिर उसको ज़बरदस्ती सुन्नी में कन्वर्ट करवा देता था। वैसे ही औरंगजेब हिंदुओं को भी ऐसा ही स्थिति में लेकर के आता था, मतलब हिंदुओं से वो नफरत करता था और उससे धर्म बदलवाता था। और अगर वो लोग सुन्नी में कन्वर्ट हो जाते थे तब उनको छोड़ देता था। तो उसने अपने जीवन के, वो लगभग 49 साल शासन किया, और उसने अपने जीवन के 49 सालों में अधिकांश समय वो दक्षिण की तरफ ही रुख करता रहा। चूंकि वो जब राजा बना था तो राजा बनने से पहले वो दक्षिण की तरफ रुख करता था, दक्षिण का नवाब सूबेदार यानी बना हुआ था। तो जब दक्षिण का सूबेदार बना था तो उसी समय से उसे दक्षिण से बड़ी चिढ़ थी। और जब वो शासक बना तो शासक बनने के कुछ ही दिन बाद में इन इलाकों में एक साम्राज्य का उदय हुआ जिसे मराठा साम्राज्य कहते हैं। और मराठा साम्राज्य में पहला शासक जो उत्पन्न हुए उनका नाम शिवाजी शिवाजी के नाम से हम जानते हैं, वो उत्पन्न हुए। तो शिवाजी औरंगजेब को मतलब उनका 36 का आंकड़ा चलता था। औरंगजेब को एक बार क्या किया शिवाजी ने कि छका दिया। छकाने का मतलब है हरा दिया। हराने का मतलब भी दूसरे सेंस में मत लीजिए, आप इस सेंस में लीजिए कि औरंगजेब ने क्या किया कि औरंगजेब ने 3 कोशिशें की। एक कोशिश की कि इधर एक छोटा सा राजा हुआ करता था, उस राजा का एक व्यक्ति था जिसका नाम था अफजल खां। अफजल खां को भेजा षड्यंत्र पूर्वक शिवाजी को मारने के लिए, लेकिन शिवाजी ने उसको ही धोखे से मार दिया। फिर औरंगजेब ने अपने एक विश्वस्त व्यक्ति और अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा शिवाजी को मारने के लिए। शिवाजी ने उसको भी मतलब घुटने पर टिकवा दिए, उसकी उंगली काट ली शिवाजी ने। तो औरंगजेब बहुत खुन्नस में आ गया और औरंगजेब ने उसको अपने दरबार में आमंत्रण देकर के शिवाजी को बुलाया, झूठे फरेब देकर के। और जब शिवाजी उसके दरबार में गए तो शिवाजी को उसने कैद करने की कोशिश की, शिवाजी को कैद कर लिया, लेकिन शिवाजी फिर वहाँ से किसी भी तरीके से निकल करके अपने बेटे के साथ, जो कि साहू जी उनका नाम था, शिवाजी और उनके बेटे साहू जी दोनों फरार हो गए। और ताउम्र शिवाजी इधर रहे और उसी चक्कर में औरंगजेब बहुत परेशान होता रहा। औरंगजेब ने पूरी दम भर कोशिशें कर ली लेकिन शिवाजी को हरा नहीं पाया। अंततः जीवन के अंतिम वर्षों में औरंगजेब यहाँ से मुगलिया सल्तनत से वो कूच करके दक्षिण की तरफ आया, दक्षिण को घुटने पे टिकवाने के लिए आया, लेकिन बहुत सफल हो नहीं पाया। औरंगजेब के जितने लोग थे, जितने उसके यार दोस्त थे, साथी सहयोगी थे, सब कह रहे थे कि आप वापिस हो जाइए, ठीक नहीं है, सल्तनत के लिए ठीक नहीं है, सल्तनत गरीबी की तरफ जा रही है, आय का स्रोत बंद होता जा रहा है। क्योंकि शिवाजी और उनके मरने के बाद उनके बेटे साहू जी और उनके मरने के साहू जी को कैद करके उसने मार दिया था। तो उनके बेटे शिवाजी, शाहजी, साहू जी, मतलब उनके पोते जब छत्रपति बने तब एक पेशवा का उदय हुआ जिसे हम इतिहास बालाजी विश्वनाथ के नाम से जानती है, जो कि पहले पेशवा थे। बालाजी विश्वनाथ का जब उदय हुआ, जब वो पेशवा बने, तो बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया कि अपना क्षेत्र फैलाना शुरू किया। और इसी क्रम में, हालांकि बालाजी विश्वनाथ 13 में बने थे, 1713 में, लेकिन औरंगजेब इससे पहले ही बहुत स्थिति उसकी डमाडोल हो गई है। जब वो दक्षिण के अभियान करने लौटा तो अभियान करके वापिस जा रहा था, थक हार करके, जीत करके नहीं, थक हार करके, तो रास्ते में ही अहमदनगर के आसपास में उसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब अपने जीवन का अगर आप शासकीय नज़र से देखेंगे तो औरंगजेब अपने जीवन में सफल है, लेकिन अगर आप एक भारतीय नज़र से देखेंगे, भारत के शासक होने की नज़र से देखेंगे, तो वो सफल नहीं है। इसलिए सफल नहीं है कि वो लोगों को
ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश किया और उस क्रम में वो तमाम अधिकार उसने खो लिए जो एक व्यक्ति का अपने परिवार पर होता है। यही कारण रहा कि उसके 5 पुत्रों में से किसी ने उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा पाया वो, और किसी को एक बेहतर शासक बनाने के काम ना कर पाया वो। बहरहाल औरंगजेब जब मरने लगा, जब इधर उसको एहसास हो चुका था कि अब वो मरेगा, तो एक बेटा उसके पास में था और एक बेटा को उसने इधर नवाब बना रखा था, सूबेदार बना रखा था पेशावर के साइड में, जो कि वर्तमान पाकिस्तान साइड में है, और एक बेटे को उसने अपने ही जेल में कैद कर रखा था। तो अब हम एक बार उस पर बात करते हैं जिसे हम उत्तरवर्ती मुगल सम्राट कहते हैं, और उनसे बात करते हुए हम उतरेंगे नीचे अंग्रेजों तक। औरंगजेब के 5 पुत्र थे, कामबख्श, आजम शाह, मुअज्जम, मोहम्मद अकबर और मोहम्मद सुल्तान, लेकिन आपस में किसी की नहीं बनती थी। ये विद्रोही किस्म का लड़का हो गया मोहम्मद अकबर, तो औरंगजेब उससे बार बार हड़काता रहा, कूटता पीटता रहा, डर करके ये पाकिस्तान साइड में अफगानिस्तान भाग के चला गया। मोहम्मद सुल्तान ये भी विद्रोही किस्म का लड़का निकला, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया कि इसको अपने ही जेल में कैद करके रख लिया, और बाद में उसकी मृत्यु, इस अभागे की मृत्यु वहीं पे हो गई। अब बच गए 3 लड़के, कामबख्श, आजम शाह, मुअज्जम। जब औरंगजेब मरा तो आजम शाह औरंगजेब के पास ही था, और मैंने बताया कहाँ मरा, वो मरा दक्षिण में। दक्षिण में मरा कहाँ? अहमदनगर के आसपास में, जो उसका राज्य हुआ करता था, वहीं पे मरा वो। तो आजम यहीं पास में था, आजम ने उसको यहीं दफना दिया और खुद को मुगल सम्राट घोषित कर दिया। जैसे ही ये बात पता चली इसको, इसके सबसे बड़े बेटे मुअज्जम को, तो इसने पहले से ही षड्यंत्र कर रखे थे, यहाँ से अपना रथ लेकर के निकला, और इसका एक बेटा उन दिनों बंगाल में, ये जो बंगाल आप देख रहे हैं ना, वर्तमान का बंगाल नहीं है, ये अलग बंगाल है। ये बंगाल में उन दिनों बिहार प्लस उड़ीसा प्लस वर्तमान में बांग्लादेश और वर्तमान में वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये चारों मिल करके होते थे। इसलिए ये पुरानी इमेज है 1764 ईस्वी के, ये पूरी की पूरी बंगाल हुआ करती थी, और ये अंग्रेजों का सूबा, औरंगजेब का सूबा हुआ करता। सूबा का मतलब वर्तमान में आप राज्य से समझिए, उस समय अंग्रेज का वो राज्य हुआ करता था। तो औरंगजेब ने क्या किया कि इस बेटे को, जो सबसे बड़ा वाला बेटा था मुअज्जम, इसको दूर इसलिए रखा था कि वो जल्दी आ ना जाए, लेकिन ये भी तैयारी में था, कई बार पीछे विद्रोह कर चुका था कि शासक तो मैं ही बनूंगा, क्योंकि चूंकि औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में डाला था, तो इनके बेटे भी उसको डालने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। लेकिन औरंगजेब बहुत शातिर इंसान था, उसने अपने तमाम राह के रोड़े को हटा रखा था। इसी क्रम में उसने इस बेटे को यहाँ रखा। बाद में ये बेटा जब उसके मरने के बाद आया, तो आगरा के पास एक छोटी सी जगह है जजायू में उसने निपटा दिया, अपने ही भाई आजम को काट दी उसने। और कुछ दिन बाद में उसका एक तीसरा भाई कामबख्श इधर दक्षिण में था, इधर नीचे एकदम निचले वाले इलाके में, तो इधर से आया और कामबख्श को भी यहाँ काट दिया। बहरहाल मुअज्जम बन गया शासक। मुअज्जम का नाम पड़ा बाद में बहादुर शाह प्रथम, या इसी का एक दूसरा नाम पड़ा शाह आलम प्रथम। ये भी बड़ा बेवकूफ़ किस्म का इंसान था, इसको भी फुर्सत नहीं थी अपनी दुनियादारी से। ये शासक बन गया। शासक जब ये बन गया, हाँ, शासक बनने का उसका साल था 1707 में ही मरा था औरंगजेब। तो ये मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम के नाम से शासक बन गया। जब ये शासक बन गया, तब इसने क्या किया कि ये बड़ा अफिमची टाइप का व्यक्ति था, लापरवाह रहने लगा। अंत में जब ये लापरवाह रहने लगा, तो ये भी गया इधर दक्षिण के अभियान, मतलब ये पश्चिम के अभियान में, मतलब जहाँ ये पहले सूबेदार हुआ करता था, राय बादशाह बनने के पहले, ये यहाँ गया, यहीं पे इसकी मृत्यु हो गई। अब इसके जो बेटे थे वो इसको छोड़ करके सिंहासन के लिए लड़ने लगे कि अब बादशाह कौन बनेगा, और इस मूर्ख की लाश 2.5 महीने यहीं पड़ी रह गई कि किसी ने इसको दफनाया तक नहीं। बाद में उसके सिपा सलार ने उसको दफनाया। सिपा सलार का मतलब है उसके एक विश्वस्त व्यक्ति, उसका एक वफादार आदमी, उसने दफनाया। बेटों ने अपने गद्दी की फैसला जब कर लिए, तब जा करके उसे सुकून मिला। तो मुअज्जम जो था वो पहला शासक बना। मुअज्जम के कुछ दिन बाद में जो दूसरा शासक बना वो जहांदर शाह बना। जहांदर शाह भी उन्नत किस्म का मूर्ख व्यक्ति था। ये हमेशा व्यसन में रहता था, मतलब हमेशा ये स्मोक करते रहता था। जहांदर शाह हमेशा नशे में रहता था,
उसे राजकाज से कोई मतलब था ही नहीं और वो महान मुगल साम्राज्य अब विघटन की तरफ शुरू हो चुका था। बहरहाल कुछ दिन बाद में जहांगीर शाह भी शासक था, इसकी भी मृत्यु हो गई। अब जब इसकी मृत्यु हो गई तो अब कौन शासक बनेगा? दूसरा। तो जहांगीर शाह ने अपने एक भाई का कत्ल किया था, अजीमुशान नाम के व्यक्ति का, और जब ये कत्ल किया था तो उस कत्ल के वक्त उसका एक बेटा फर्रुखसियर उसे देख रहा था। वो बड़ा परेशान हुआ फर्रुखसियर बदला लेने की कोशिश की, पहले तो खुद ही आत्महत्या करने की कोशिश की, तो उसकी माँ ने उसको समझाया कि तुम मत मरो, तुम बाप का मौत का बदला लो। तो फर्रुखसियर ने अपने बाप का मौत का बदला लेने के लिए एक उसके दरबार में एक व्यक्ति रहते थे, दो भाई होते थे वो, उनका नाम था सैयद बंधु। सैयद बंधुओं से दोस्ती किया पटना में जाकर के, और उसी पटना से सैयद बंधुओं ने इसको सम्राट बनाने का भरोसा दिलाया, और सैयद बंधु साथ में आए और अजीमुशान को का बदला लेने के लिए जहांगीर शाह का कत्ल करवा दिया। और जहांगीर शाह इस तरह से 1713 ईस्वी में निपट गया, और 1713 ईस्वी में ही फर्रुखसियर नाम का एक महामूर्ख व्यक्ति शासक बना। मैं इसलिए बता रहा हूं ना, आप सोच रहे होंगे कि आधुनिक भारत स्वतंत्रता संग्राम पे बात करनी थी, लेकिन हम इस पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भूमिका यहीं से शुरू होगी। ये फर्रुखसियर जो शासक बनेगा ना, ये पैदा ही इसलिए हुआ था कि इसे अंग्रेजों का भला कर सके। ये पैदा ही सिर्फ इसलिए हुआ था कि ये अंग्रेजों को भारत में बसा सके। ये साल कौन सा है? 1713। और ये 6 साल रहता है शासक, 1719 तक ये शासक रहेगा और ये विध्वंस मिला देगा। उसके बाद में इसके और वंशज बनते गए शासक, और अंत आते आते 1837 ईस्वी में आखिरी बादशाह बना, जिसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय। आपको फर्रुखसियर पर ध्यान रखनी है सिर्फ, अभी मैं जब हम अंग्रेज पे बात करेंगे तो वहाँ फर्रुखसियर बहुत जरूरत पड़ेंगे आपको। तो बहादुर शाह द्वितीय शासक बना, जिसे हम जफर के नाम से कहते हैं। जफर बहुत बड़े शायर भी थे, उन्हीं के दरबार में मिर्ज़ा गालिब रहा करते थे। मुझे मालूम है जन्नत की हकीकत ये उन्हीं का है, मिर्ज़ा गालिब साहब का। और बहादुर शाह जफर खुद ही शेर हुआ, मतलब बहुत बड़े शायर हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर जो है वो जफर उपनाम से अपनी कविताएं लिखते थे, शायरियाँ करते थे, और बड़े शालीन से रहते थे। चूँकि अंग्रेजों का इन पर प्रकोप हो गया, इसलिए इनको पकड़ करके बाद में वर्मा भेज दिया गया, और वहीं बर्मा में रंगून एक जगह है, रंगून में इनकी मृत्यु हो गई और वहीं पे ये परलोक सिधार गए। बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेजों ने पकड़ लिया तो बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों से कहा, एक शेर कहा। पहले अंग्रेजों ने कहा कि दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशेर हिंदुस्तान की। तो चूंकि 1857 की क्रांति के क्रम में बहादुर शाह को पकड़ा गया था, तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि अंग्रेजों को कि नहीं सार्जेंट ऐसा नहीं, तुम जो कह रहे हो वो गलत है। तो उसने कहा क्या सही है बताओ? तो उसने कहा सही ये है कि दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ये जफर ठंडी हुई शमशेर हिंदुस्तान की नहीं, जब तलक बू रहेगी बाजुओं में ईमान की, तब तलक तेग उठेगी झंडा हिंदुस्तान की। और उसके बाद में वो वहाँ से अपना झंडा पूरा उठाया और वो रंगून चले गए, और अंत में रंगून में ही उनकी मृत्यु हो गई 1862 के आसपास में, और वहीं पे उनका कब्र बना हुआ है। कुछ मुगल वंश के शासक हैं जो बेहद निकम्मे हुए, जिसमें नाम बड़ी लंबी है, आप मतलब इसके बाद सारी फहरिस्त में लंबी है, लेकिन उन लोगों के कुछ उपनाम हैं जो इम्तिहान की दृष्टि से आपके लिए बेहद ज़रूरी है। उनकी मैंने एक सूची तैयार की है, आप उनको एक बार नज़र में सरसरी निगाह से बिठा लीजिएगा। कुछ बाहरी लोग भी हैं, उनको भी बिठा लीजिएगा। जैसे मैंने बताया आपको बहादुर शाह प्रथम वही मोहम्मद मुअज्जम, जिसको क्या कहा गया, साहिब-ए-गहवर। वो इतना साली मतलब लीन रहने लगा अपने निजी जीवन में कि उसने राज्य काज ही छोड़ दिया और वो चला गया लाहौर, और लाहौर में ही जाकर के उसकी अंतिम मृत्यु हो गई। बाद में इसका लाश वहीं पे सड़ा। उसके बाद में उसका बेटा जहांगीर शाह शासक बना, जो कि दिन भर लोंडों के साथ में, हिजड़ों के साथ में रहा करता था, इसलिए इसको कहा गया लंपट मूर्ख। उसके बाद में एक शासक बना, उसी का भतीजा फर्रुखसियर बहुत डरापुत इंसान निकला। जब इसको सैयद बंधु मदद की और सैयद बंधु ही बाद में इसको निपटाने आएंगे, तब ये महिलाओं की कपड़ा पहन करके घुस गया और वहाँ से किस तरह जान बचा करके भागा। इसको इतिहासकारों ने कहा है घृणित कायर या गिदड़ शायर फर्रुखसियर को। उसके बाद एक लड़का बना मोहम्मद शाह इतना रंगीला था कि दिन में उसकी दिनचर्या फिक्स थी। वह सुबह उठता था तो उसको सबाब चाहिए, सुबह ही सुबह, सबाब का मतलब स्त्री, सुबह। उसके बाद में वो दोपहर का भोजन करता था, फिर कुश्तियाँ देखता था,
फिर शाम को पालकी में बैठ करके जा करके वो अपना पार्क देखता था, मतलब अपना बगीचा देखता था, और उसके बाद में रात को जुए खेलता था, और जब आधी रात मतलब थोड़ी रात बीत जाती थी, शाम मतलब बीत जाता था, तब वो शराब और गोश्त खाता था और उसके बाद में शबाब में डूब जाता था। वो महिलाओं का कपड़ा पहना करता था, हिजड़ों के बीच में रहता था, महिलाओं की पेंटिंग बनाता था, और अधिकतर समय वो नंगा भी रहता था। इसीलिए उसको रंगीला का उपाधि दिया गया है। अली गौहर उसी के खानदान में था। इसने अपनी आधी उम्र, आधी क्या, ये पैदा ही जेल में हुआ, पूरी जीवन जेल में काटा, और जेल से सीधे निकला बादशाह बना। जेल से बादशाह बनने के लिए इसको बाहर निकाला गया, अली गौहर को। तो इसे शाह आलम द्वितीय की उपाधि दी गई। बहादुर शाह द्वितीय, इसका नाम हम आपको बता ही चुके हैं। जफर नाम इनको दिया गया था, ए जफर ठंडी हुई शमशेर हिंदुस्तान की। नादिर शाह एक अफगानिस्तान का एक आतताई हुआ जो भारत पर आक्रमण किया मोहम्मद शाह रंगीला के समय में भी, और उसने भारत को घुटने पर ला दिया था। बहुत लूटा, दिल्ली में भयंकर कत्लेआम मचाया, लेकिन ईरान के लोग इसे बड़ा ईश्वर मानते हैं, इसलिए इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। उसके बाद में अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह का ही सेनापति था। बहुत खूंखार किस्म का व्यक्ति था ये भी अब्दाली। इसने भी भारत पर आक्रमण किया, और इसी के आक्रमण के समय में पानीपत में तृतीय युद्ध हुआ था। पहले युद्ध आपको याद होगा, बाबर ने लड़ा था 1526 ईस्वी में, दूसरा अकबर ने लड़ा था, और तीसरा अब्दाली ने लड़ा था। लेकिन किसके विरुद्ध लड़ा था? उन्हीं मराठों के विरुद्ध लड़ा था जिन मराठों ने औरंगजेब के नाक में दम कर रखे थे। और इस युद्ध ने, पानीपत के युद्ध ने यह तय कर दिया कि अब भारत में कौन सम्राट नहीं बनेगा। बात करेंगे इस पर जब हम अभी थोड़ी देर में उस पर आएंगे। तो उसके बाद में अजमेर, वर्तमान में जो जयपुर जगह है, जयपुर में एक आमेर, मतलब जयपुर का पुराना नाम आमेर हुआ करता था। तो आमेर का राजा थे जय सिंह साहब। जय सिंह साहब को सवाई या मिर्जा की उपाधि दी गई है। अभी भी अगर आप जयपुर में जाएंगे तो सवाई मानसिंह स्टेडियम है, सवाई पदवी हुआ करती थी, वो बेसिकली उनको मिला था, इन मुगलों ने ही दिया था। और रफ़ी-उद-दौला, इसने अपने आप को शाहजहां द्वितीय के नाम से घोषित करके शासक बना था। तो ये अंग्रेजों के एक बार वो उनके नाम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव्स में, आप इसका ख्याल करेंगे। ये उनका वंशावली है जो आपके काम की नहीं है। अब आइए आगे बात करते हैं। औरंगजेब के मरने के बाद में स्थितियां कुछ पलटने लग गई। वो बड़ा कमजोर व्यक्ति था, मरने के वक्त तक बहुत कमजोर हो चुका था वो। तो उसके जो शागिर्द लोग थे ना, वो टकटकी लगाए बैठे थे कि ये कब मरे और मैं कब इनसे मतलब फ्री हो जाऊं, क्योंकि उसके बाद लगभग सबको ये समझ में आने लग गया कि ये वंश अब बर्बाद हो जाएगा। तो औरंगजेब के जो राज्य हुआ करते थे, जिन्हें हम सूबा कहते हैं, वो सूबा धीरे धीरे आज़ाद होने की मुकम्मल कोशिश करने लगी, और उसी क्रम में कुछ सूबे आज़ाद हो गए। औरंगजेब के मरने के बाद में कुछ सालों तक जो उनका बेटा शासक बना, यानी कि मुख्य रूप से आप ये मान के चलिए कि जब 1722 ईस्वी का साल आया, और 1722 ईस्वी के साल तक जो शासक था वो फर्रुखसियर के बाद में वही रंगीला, जिसे मोहम्मद शाह कहते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला शासक बन चुका था। उसी के समय में कुछ राज्य धीरे धीरे आज़ाद होने लगे। हम इन राज्यों से ये समझ लेंगे कि अंग्रेज की भूमिका क्या थी और अंग्रेज कैसे कैसे इसमें अंदर आए थे। इस क्रम में हम सबसे पहले जिस राज्य की बात करेंगे वो हैदराबाद की बात करेंगे कि हैदराबाद को किसने आज़ाद कराया। हैदराबाद राज्य आज़ाद हुआ। आज़ाद कराने वाले व्यक्ति का नाम था चिनकिलिच खां। अगर आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी और उसमें आपने अगर गौर किया होगा तो बाजीराव जिस व्यक्ति से जाकर के संधि करता है राजा मुराद साहब से, वो राजा मुराद साहब चिनकिलिच खां ही हैं। और राजा मुराद साहब चिनकिलिच खां से, जिसको मुगलों ने निज़ाम उल मुल्क की उपाधि दी थी, उस उपाधि से वो खुद को विभूषित किया और हैदराबाद का शासक बन बैठा। वो हैदराबाद को स्वतंत्र करा लिया। और हैदराबाद की टक्कर हमेशा कभी मराठों से होगी, कभी कर्नाटक वालों से होगी और कभी मैसूर से होगी। और अंग्रेज जो है अब इन सब में इंटरफेयर करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन अभी अंग्रेज को हमने बुलाया नहीं है, सब्र करिए, थोड़ी देर में बुलाएंगे। उसके बाद में ये बंगाल था। बंगाल भी इसी समय में लगभग, दरअसल हुआ यूं कि मुगलों के एक सिपाह सलार हुआ करते थे, उसको मुगल पे पूरा भरोसा था, मुगलों को भी धीरे धीरे उन पे भरोसा हो गया। मैं मुगल कह रहा हूं तो आप ये मान के चलिएगा कि इसी वंश का कोई शासक रहा होगा। बहुत विस्तार से हम जाने से बचेंगे, हमें बंगाल में आना है इसलिए हम उसमें बच रहे हैं। तो उसका एक सिपाह सलार हुआ करता था, उसका नाम था मुर्शीद कुली खां। तो मुगलों से वो फरमान लेकर के मुर्शीद कुली खां ने क्या किया कि अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया और बंगाल को बसा लिया उसने, मतलब बंगाल का वो खुद का शासक बन गया। मुर्शीद कुली खां ने जब शासन शुरू किया, वो साल था 1717। उसके बाद में
वो 1727 तक ठीक से रहा, मतलब शासन किया उसने, बंगाल को अपने कब्जे में रखा और बंगाल को ऊंचाई प्रदान करने लगा। इसके एक रीज़न ये है कि बंगाल में व्यापारी रहते थे और यहाँ देखिए ये समुद्री इलाका है, ये जो आप ये कलर है ना, ये समुद्र है, ये हिंद महासागर से बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पे नाव वगैरह की सुविधा थी, जहाज वगैरह आते जाते थे और उन दिनों तक अंग्रेज व्यापारी आने लग गए थे, डच व्यापारी भी और साथ में पुर्तगाली भी, ये सारे लोग इधर आने लग गए थे। तो बहुत व्यापार करते थे और इधर से इन इलाकों में सर्वाधिक जो उत्पादन होता था उसका नाम है सोरा, सूती कपड़ा, मसाला थोड़े से, उसके बाद में अफीम, और इधर में ही नील उपजता था जो कि इस इलाके में ज़्यादा होता था। बिहार वाले इलाके की तरफ आप बढ़ेंगे तो नील होता था, पटसन होता था, चावल होता था। तो इन सब का व्यापार वो इधर आकर के करते थे। तो ये इलाका समृद्ध होने लगा था और मुर्शीद कुली खां जब इधर आया, मतलब नवाब बना इस इलाके का, अपने कब्जे में लिया, तो उसने इसको सिस्टमेटिक रूप से चलाने लगा और समृद्धि की तरफ इसने रुख मोड़ दिया। खैर मुर्शीद कुली खां ने 10 साल शासन किया और खूब बेहतर स्थिति में पहुंचा दिया। उसने 2 काम किए। एक काम किया, उसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ किया। उसने इजारेदारी का मतलब होता है कि एक तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लोगों को रिक्रूट करना और उनको कह देना कि तुम अब आप किसानों से उनका किराया लेकर के आओ, ज़मीन का मालगुजारी लेकर के आओ और उनका टैक्स लेकर के आओ, कर लेकर के आओ। एक तरह का वो कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम हो गया इजारेदारी। और उसने एक दूसरा काम किया कि किसानों के लिए तकावी ऋण का प्रारंभ किया। किसान बड़े बुरी स्थिति में थे और चूंकि राज्य का आय ठीक हो रहा था तो उसने कहा कि आप ऐसा करिए, आप मेरे यहाँ से एडवांस लोन लेकर के जाइए, अपना खेती करिए और बाद में चुका दीजिए उसको। उसी का नाम उसने तकावी ऋण दिया। 2 काम उसने बड़े अच्छे से किए, उसके किसान भी खुश हो गए। उसके बाद में उसके पास एक भी बेटा नहीं था, सिर्फ बेटियां ही बेटियां थीं। तो अपने एक दामाद को उसने क्या किया कि वहाँ का शासक घोषित कर दिया। मरने के बाद उसका शासक बना, पहले ही घोषित कर चुका था। उस दामाद का नाम था सुजाउद्दीन। जब सुजाउद्दीन शासक बना तो बंगाल बहुत अच्छी स्थिति में चल रहा था, लेकिन एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि सुजाउद्दीन को इंसान की पहचान नहीं थी, वो इंसानों को पहचान नहीं पाता था। इसी क्रम में उसने अपने एक विश्वस्त व्यक्ति को, जो उसका राइट हैंड हुआ करता था, एक आस्तीन में सांप पाल लिया। उसका नाम था अलीवर्दी खां। और अलीवर्दी खां को उसने पाल लिया था। सुजाउद्दीन ने क्या किया कि बिहार वाले इलाके का जो है दीवान है, या आप सूबेदार समझ लीजिए, वो अलीवर्दी खां को बना दिया। खैर सुजाउद्दीन 12 साल शासन किया और 1727 में वो शासक बना था। 1727 से लेकर के 1739 तक वो शासक रहा। इसके मरने के तुरंत बाद उसका बेटा, सुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खां वहां का शासक बना। सरफराज खां को यह अंदाजा रत्ती भर नहीं था 1739 ईस्वी तक, मतलब वो शासक बना, कि उसके पापा ने जो आस्तीन का सांप पाला है वो उसी का कत्ल करेगा। ये अलीवर्दी खां ने सरफराज खां का कत्ल कर दिया और खुद को आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि से जो सरफराज को मिला था उसको उसने खारिज करते हुए अपने आप को मिर्ज़ा मोहम्मद खान की संज्ञा लेते हुए, क्या होता था कि कोई शासक बनता था तो उसके नाम की एक पटरी चलती थी, उस पटरी को हटाता था और अपनी पटरी वहाँ लगा दिया जाता था। जैसे अभी नेम प्लेट आप देखते हैं ना किसी ऑफिस में जाकर के, तो उसी नेम प्लेट के तहत वो शासक बनता था। तो सरफराज खान ने जो उपाधि लिए रखी थी आलम उद दौला हैदर जंग, उसको उसने हटाया और अपना मिर्ज़ा मोहम्मद खां के नाम वाला प्लेट लगा दिया और अलीवर्दी खां शासक बन गया। अलीवर्दी खां चाहे रहा बेशक जैसा भी वो आदमी हो, लेकिन इसने बंगाल के साथ पूरा न्याय किया, बंगाल पे खूब अच्छे से सिस्टम सेट किए। जब अलीवर्दी खां यहाँ का शासक बना, अलीवर्दी खां जब शासक बना तो ये समझ चुका था कि तब तक यहाँ जो अंग्रेज आ चुके थे उनके साथ में संबंध बनाना मुश्किल है। अंग्रेज बहुत छटे हुए किस्म के इंसान है। अभी हम अंग्रेज पे उतर के आएंगे तो हम देखेंगे कि कैसे क्या हुआ। बहरहाल अंग्रेजों से उसका 36 का आंकड़ा रहा और जब वो 36 का आंकड़ा रखता ही था तो अंग्रेज भी उसके साथ रखते थे, लेकिन वे गैप मेंटेन करते हुए बंगाल का विकास किया और बंगाल को विकास करते करते वो वृद्ध हो गया। लेकिन दिक्कत ये थी कि इसके पास भी बेटा नहीं था, अलीवर्दी खां के पास भी बेटा नहीं था। और अलीवर्दी खां की 3 बेटियां थीं। 3 बेटियों का विवाह वो अलग अलग जगह कर रखा था। एक का विवाह पूर्णिया कर रखा था, दूसरे का विवाह वो
ढाका कर रखा था। और एक जो उसकी सबसे छोटी बेटी थी वो बड़ा लाडली किस्म की थी, उसने लव मैरिज किया था उन दिनों। वो पटना में ही अपना आशियाना बनना पसंद की और पटना में ही रखी। अभी अगर आप जाएंगे ना इन दिनों तो पटना सिटी में अभी उसका घर भी है, किला भी है, और वो जो मोहल्ला है जो सबसे घनी बस्ती मानी जाती है वो अभी पटना सिटी में है भाई। तो इस बेटी से, जो पटना वाली बेटी थी, इस बेटी से अमीना बेगम इनका नाम था। अमीना बेगम से इनका एक पुत्र का मतलब पुत्र हुआ था, उसका नाम था सिराजुद्दौला। तो ये सिराजुद्दौला जो था ये अलीवर्दी खां का बड़ा प्यारा लाडला नाती था। हालांकि इनसे भी बेटे हुए थे लेकिन ये लोग नहीं थे उनका लाडला, सिराजुद्दौला ही लाडला था। क्योंकि सिराजुद्दौला रहता था हमेशा नवाब के साथ में, अलीवर्दी खां के साथ में। तो अलीवर्दी खां ने मरने से पहले इसको कुछ ज्ञान दिया, और ज्ञान पहला ये था कि बेटा तुम जीवन में कभी अंग्रेजों के सामने घुटने मत टेकना, अंग्रेजों से दोस्ती मत करना, अंग्रेजों के बगल में मत आने देना, अंग्रेजों को अपने राज्य पर अधिकार मत करने देना। वो तुम्हारे अंदर टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे लेकिन तुम अड़ाने मत देना। ये सब उपदेश दे करके वो मर गया। लेकिन ये सिराजुद्दौला जब शासन पे बैठा, शासक पे जब बैठा वो, तो उसकी उम्र महज 23-24 साल की थी। अब 23-24 साल का व्यक्ति कितना समझदार होगा, तो ये समझ नहीं पाया। ये चूंकि दिन भर ऐसो आराम में रहता था, तो इसने क्या किया कि अंग्रेजों से भिड़ना शुरू कर दिया। और अंग्रेजों से भिड़ने के क्रम में इसने ही प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में लड़ ली अंग्रेजों से, जिसमें उसकी हार हो गई। मैं प्लासी की लड़ाई पे विस्तार से चर्चा करूंगा अंग्रेज पे आने पे, अभी मैं आपको हिंट्स देता हुआ निकल रहा हूं। तो प्लासी की लड़ाई में इसने भी अपने आस्तीन में सांप पाल लिया था, और उस आस्तीन के सांप मिर्जाफर नाम का व्यक्ति था, जो इसके अलीवर्दी खां का वो बहनोई हुआ करता था, मतलब इसके मम्मी का फूफा। और आपको पता ही है कि समाज में फूफा जीजाओं ने जो आतंक मचा रखे हैं वो दुनिया में किसी ने नहीं मचाए, तो फूफाओं ने, जीजाओं ने। तो ये फूफा जो था मिर्जाफर, उसने सिराजुद्दौला के साथ में गद्दारी कर दी, अंग्रेजों से मिल गए, और प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला हार गया। फिर सिराजुद्दौला को पकड़ लिया उन लोगों ने, और सिराजुद्दौला को पकड़ने के बाद में मिर्जाफर का बेटा था मीरन नाम का, मीरन ने सिराजुद्दौला का कत्ल कर दिया, उसके बदन में भूसे भरे, और पूरे मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खां ने बसाया था, उस मुर्शिदाबाद में उसके लाश को घुमाया गया। इस तरह से सिराजुद्दौला का अंत हो गया। अब बच गए मिर्जाफर शासक बन गए। चूंकि वो अंग्रेजों से मिल गए थे तो अंग्रेजों ने उसको शासक बना दिया। फिर जब ये मिर्जाफर शासक बन गया तो कुछ दिनों तक, यानी कि 1760 ईस्वी तक वो अंग्रेजों को दाना पानी देते रहे। जब अंग्रेजों को दाना पानी देना बंद कर दिया तो अंग्रेजों ने इसको हटा करके इसके दामाद को, मतलब मिर्जाफर के दामाद को, जिसका नाम था मीर कासिम, उसको शासक बना दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि मीर कासिम भी बेहतर इंसान निकला। मीर कासिम भी अलीवर्दी खां वाले रास्ते पर चलना प्रारंभ किया, मतलब अंग्रेजों से दूरी बनानी शुरू की। अंग्रेजों के खिलाफ ही उसने बंदूक की फैक्ट्री बिठा दी मुंगेर में, राजधानी बदल करके मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया, जो कि बिहार में पड़ता है। तो मीर कासिम से भी तंग आकर के अंग्रेजों ने क्या किया कि मीर कासिम को अपदस्थ कर दिया, मतलब उसको पद से हटा दिया। छोटे छोटे 2 युद्ध लड़े, पद से हटा दिया, और उसके बाद में फिर से मिर्जाफर को शासक बना दिया। और कुछ साल बाद में मिर्जाफर की मृत्यु हो जाती है। हालांकि जब मिर्जाफर शासक बना मीर कासिम को हटा करके, तो मीर कासिम यहाँ से भागता हुआ इस अवध में आया, और अवध का नवाब, और इसी अवध में मुगल सल्तनत का बादशाह, जिसे शाह आलम द्वितीय के नाम से हम जानते हैं, शाह आलम द्वितीय के नाम से जानते हैं, वो मुगल बादशाह यहाँ से भागते हुए यहाँ के बैठा था, घूमने आया था। तो इस अवध के नवाब और इस मुगल बादशाह और इस मीर कासिम ने, तीनों ने मिलकर के अंग्रेजों से इसी बंगाल के कॉर्नर पे, उन दिनों जो अब वर्तमान में अभी बिहार आता है, यहाँ पे पटना के बगल में बक्सर एक जगह है, गंगा के किनारे बसता है। तो बक्सर में एक युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में, जिसे हम बक्सर का युद्ध कहते हैं। और इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने तीनों को हरा दिया, और हराने के बाद में इसी मुगल से समझौता कर लिए। और समझौता करने के तहत ये तय हुआ कि अब पूरा बंगाल पे अंग्रेज जो है वो टैक्स का अधिकार ले लेंगे। मैं अभी थोड़ी देर में जब अंग्रेजों पे आऊँगा तो मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूँगा। अभी हम इसको यहीं छोड़ते हैं। आप समझ चुके हैं कि मीर कासिम हो चुका है और अंग्रेज अब यहाँ पे बक्सर की लड़ाई लड़ चुके हैं। अब छोड़िए इनको, अब वापिस आइए बगल के राज्य अवध पे। अवध भी आज़ाद हुआ उसी समय में जिस समय बंगाल आज़ाद हुआ था। 1722 ईस्वी में अवध में अंग्रेजों ने मुगलों ने अपने एक बड़े विश्वस्त व्यक्ति को भेजा कि तुम जाओ और अवध को संभालो। सादत खां नाम था उनका, उनको यहाँ का शासक बनाया। सादत खां बड़े रईसी मिजाज के व्यक्ति थे। सादत खां के बाद में उनका भी कोई बेटा नहीं था,
तो उनका भतीजा जो उनका दामाद भी था वो शासक बना, सफदरजंग। सफदरजंग के बाद में उसका बेटा शुजा-उद-दौला वहाँ का शासक बना, और शुजा-उद-दौला जब शासक बना वो साल था 1754, ये शासक बना और ये शासक रहेगा 1775 तक। इसी के समय में आप ध्यान रख रहे होंगे 54 और 75 के बीच में 65-64 आता है, तो इसी के समय में बंगाल की दोनों लड़ाइयाँ हुई थी, जिसको हम पलासी की लड़ाई कहते हैं, और बंगाल में बिहार में जो हुआ था जिसे हम बक्सर की लड़ाई कहते हैं, जिसने अंग्रेजों का भाग्य बदल दिया। ये लड़ाइयाँ हुई थी, दोनों लड़ाइयाँ यहीं पे हुई थी। बड़े शायराना मिजाज के इनके सारे वंशज हुआ करते थे। एक शेर है उनका कि आस्की में मजनू मेरे हुजूर क्या था, लौंडा सा था उन दिनों उसको सऊर क्या था। ऐसे शायराना मिजाज के थे। अंत में अंग्रेज जब धीरे धीरे अपना आधिपत्य जमा लिए थे बंगाल पर, तब वो उसके तरफ आगे बढ़ने लगे और 1856 ईस्वी में उन्होंने इस अवध के नवाब, जो आखिरी नवाब कहलाए, उनका नाम था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह साहब को क्या किया कि पकड़ करके नाव में बिठाया और नवाबी उनकी छीन ली और उनको कोलकाता भेज दिया। इनकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जो बाद में पत्नी बन गई, उनका नाम था हजरत बेगम। हजरत बेगम, उनका पहले नाम था हजरत महल, बाद में उनका नाम हजरत बेगम हो गया। वाजिद अली साहब बड़े रंगीला मिजाज के व्यक्ति थे। इनके 300 बीबियाँ थीं, गर्लफ्रेंड्स मिला करके। तो उन सब में हजरत बेगम आखिरी बीबी थी जिन्होंने अंग्रेजों के साथ डील करके अवध में ही रुकना पसंद किया। वो नहीं गई कलकत्ता वाजिद अली शाह साहब के साथ में। और आप 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, जो हमें बहुत विस्तार से पढ़ना है, मैं इसलिए वाजिद अली शाह पे चर्चा कर रहा हूँ कि आप इसकी भूमिका समझ पाएंगे। तो वाजिद अली शाह साहब तो कोलकाता जाने के फिराक में निकल पड़े, लेकिन उनकी जो पत्नी थी, गर्लफ्रेंड भी थी, जो बाद में बीबी बनी, हजरत बेगम, हजरत महल, ये हजरत महल से एक बेटा हुआ, उनका नाम था बिरजिस कादरी। बिरजिस कादरी और हजरत महल दोनों ने 1857 की क्रांति में इसी अवध से वो नेतृत्व करेंगी। बाद में हजरत महल यहाँ से भाग करके, बगल में नेपाल है, देख रहे होंगे आप, नेपाल चली गई और यहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति जब ठंडी पड़ गई 1858 ईस्वी में, और अंग्रेजों के महारानी की तरफ से एक अध्यादेश आ गया, उस अध्यादेश में ये लिखा हुआ था कि राजाओं को माफ़ कर देना है, तो उसमें ये भी था कि अवध की महारानी को भी माफ़ कर देना है। तो अंग्रेजों ने उनको चिट्ठी लिखा हजरत बेगम को कि बेगम आप आ जाइए, आपको पुराना किला मिल जाएगा। लेकिन बेगम वापस लौट करके नहीं आई, वहीं मर गई और वहीं नेपाल में इनका कब्र है। 1857 की क्रांति में बहुत सटीकता से लड़ी थी इस अवध वाले इलाके से, छक्के छुड़ा दिए थे अंग्रेजों के। और उनका बेटा बिरजिस कादरी बाद में यहाँ से बंगाल आ गया, कलकत्ता, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में बिरजिस कादरी को किसी ने जहर दे दी और बिरजिस कादरी की भी मृत्यु हो गई। इस तरह से ये चैप्टर भी क्लोज होता चला। वाजिद अली शाह साहब जब जा रहे थे तो बड़े रईस मिजाज के व्यक्ति थे। ये नाव में बैठे, कहा जाता है कि इन्होंने ही बनारस में, जब ये लखनऊ से निकले तो पहले बनारस पहुंचे, और गंगा नदी के किनारे, लखनऊ में गोमती नदी है, एक शेर है ना, गोमती का किनारा, गोमती का मचलता ये पानी भी है, हिंद के उस गदर की कहानी भी है। ये वहीं अवध है, वहीं लखनऊ है। तो जब ये बनारस पहुंचे तो बनारस में इन्होंने गंगा आरती का प्रचलन शुरू करवाया, और उसके बाद में गंगा आरती अब तक होती रही है। जब वो निकल रहे थे तो बड़े रुआंसे मुंह से थे। जब अपने वो दरबार से निकले तब उन्होंने एक शेर सुनाया अपने सगे संबंधियों, अपने इष्ट मित्रों और अपने चाहने वालों को, कि जब वो बैठ गए बड़े रुआंसे मुंह से, तो उन्होंने कहा कि दरो दीवार पर हसरत से नज़र करते हैं, खुश रहो अहले हम वतन सफ़र करते हैं। बहरहाल जब वो बैठ गए, जब वो निकल कर के नाव में बैठ गए, तब फिर एक शेर कहा उन्होंने कि एक आलम था पिसा करते थे गौहर पाँव के नीचे। मतलब एक समय था जब मैं अपने पाँव के नीचे, गौहर का मतलब होता है मोती, कि एक आलम था पिसा करते थे गौहर पाँव के नीचे, वहीं हम हैं कि सर पर धूप है और कंकड़ पाँव के नीचे। मतलब अब वही समय आ गया है कि जब सर पे धूप भी है और कंकड़ पाँव के नीचे आ गया है। एक समय था कि जब मैं मसलनों पर बैठ करके असराम जिनता था। बहरहाल वाजिद अली साहब चले गए और ये मामला भी यहीं पे रफा दफा हो गया। आपको याद रखने वाली दो चीज़ें हैं, बिरजिस कादरी, हजरत महल, दोनों ने भाग लिया था। कहाँ? अंग्रेजों से। कौन थे वो? वाजिद अली शाह साहब की गर्लफ्रेंड थी वो। अब हम बढ़ते हैं नीचे। नीचे में निजाम थे। निजामों ने बड़ी उथल पुथल मचाई। बाद में अंग्रेजों ने इनको घुटने पर ला दिया और घुटने पर लाने के बाद में इनका बंटाधार कर दिया। इसी समय दक्षिण में एक और छोटे से राज्य का उदय हुआ जिसका नाम था मैसूर। मैसूर में एक अदना सा लड़का जो पहले सिपाही का नौकरी करता था, सिपाही की नौकरी से छलांग लगा करके वो अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी चालाकियत की वजह से, हालांकि वो अनपढ़ था,
फिर भी वो 4-5 भाषाएं जानता था। भाषाएं क्यों जानता था वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ये सब करने के बाद वो इस छोटे सा सल्तनत को अपने अधीन कर लिया और यहाँ का शासक बन बैठा। इतिहास उसे हैदर अली के नाम से जानती है। हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ में 4 युद्ध किए। मैं एक एक करके चारों युद्धों पे बात कर लेता हूँ। हैदर अली जो है वो दक्षिण का इकलौता ऐसा शासक है जो ये समझ चुका है कि अंग्रेज जो हैं या विदेशी जो हैं वो भारत का बंटाधार करने पे तुले हुए हैं, भारत का बंटाधार करके मानेंगे, भारत पे कब्जा करने के मूड में है। इसलिए अंग्रेजों को एकदम अपने ट्रायंगल पे रखता था, खार खाए रहता था अंग्रेजों से। तो इसने क्या किया कि अंग्रेजों की बढ़ती नीति जो थी, अंग्रेज राज्य की तरफ बढ़ रहे थे, राज्यों को हड़पने लग गए थे। उस क्रम में अंग्रेजों ने मैसूर के साथ में कुछ बदतमीजी की। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं ऊपर ऊपर से निकल रहा हूँ। डिटेल के लिए मैंने अलग से वीडियो डाली है, कभी आप बेहतर डिटेल में पढ़ेंगे तो वो देख लीजिएगा, अभी इससे काम चला लीजिए। तो वो क्या किया कि अंग्रेजों के साथ में भिड़ गया। अंग्रेजों से उसने मतलब इस मैसूर साम्राज्य के 4 युद्ध हुए, लेकिन हैदर अली ने 2 युद्ध लड़े, पहला युद्ध और दूसरा युद्ध। दूसरा युद्ध के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। और प्रत्येक युद्ध में कुछ ना कुछ परिणाम निकले। क्या परिणाम निकले हम उस पर भी बात कर लेते हैं। ये है मैसूर साम्राज्य। मैसूर साम्राज्य में पहली लड़ाई हुई 1767 ईस्वी में अंग्रेजों से। अंग्रेजों को मैसूर ने छक्के छुड़ा दिए। मराठों का मदद ले लिया, निजाम का मदद ले लिया मैसूर ने, मतलब हैदर अली ने, और अंग्रेजों की ऐसी तैसी कर दी। तो वैसी तैसी कर दी तो अंग्रेजों की स्थिति मंगलोर, मतलब अंग्रेज यहाँ मंगलोर में रहते थे, सॉरी मद्रास में रहते थे, तो अंग्रेजों को इसने मद्रास तक पे मतलब थका दिया। फिर यहाँ पे शाहजहां ने, हैदर अली ने इस अंग्रेज से मद्रास में आकर के मद्रास की संधि कर ली पहले युद्ध के बाद में। फिर पहले युद्ध 2 साल चला, 1767 से 1769 ईस्वी में। फिर दूसरे युद्ध की शुरुआत हो गई 1780 ईस्वी में। 1780 में फिर हैदर अली था ही, खुद ही लड़ रहा था। फिर से अंग्रेजों को हराते हराते मैंगलोर तक लेकर के आ गया, मैंगलोर में लेकर के आया। इसी बीच में हैदर अली की मृत्यु हो गई 1782 ईस्वी में ही। 1782 ईस्वी में जब हैदर अली की मृत्यु हो गई तब उसका एक बड़ा पढ़ा लिखा शानदार लड़का, उसका जो बेटा था, वो शासक बना, जिसका नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान शासक बना। टीपू सुल्तान भी बहुत समझदार व्यक्ति था। इसने क्या किया कि फ्रांसीसियों से मदद लेना प्रारंभ कर दिया। और चूंकि भारत में उस वक्त फ्रांसीसी भी थे और दुनिया में उसी वक्त फ्रांस में एक क्रांति हो रही थी, और फ्रांस में एक नेता निकला था जिसका नाम इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट से जाना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट था। उससे मदद लेने की हर संभव कोशिश करने लगा टीपू। अब अंग्रेज इससे डरे हुए थे तो अंग्रेजों, लेकिन इस युद्ध में, दूसरे युद्ध में अंग्रेजों ने संधि कर ली और वो संधि मैंगलोर में आकर के हो गई। फिर तीसरी युद्ध लड़ी टीपू सुल्तान ने, तीसरा युद्ध भी लड़ा गया। तीसरा युद्ध 1789 से 92 ईस्वी में हुआ। इसमें टीपू सुल्तान की हालत खराब हो गई। टीपू सुल्तान की जब हालत खराब हो गई तब अंग्रेजों ने उसके साथ में फिर से संधि कर ली, तीसरी संधि, जिसको हम इतिहास में रंगपट्टनम की संधि के नाम से जानते हैं। रंगपट्टनम में तीसरी संधि हो गई। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ बेहद खूबसूरत शहर है, यहीं पर संधि हो गई। संधि में यह तय हुआ कि 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को ये देंगे टीपू सुल्तान, और जब तक पैसे नहीं देंगे तब तक अपने 2 बेटे वहां गिरवी रखेंगे और आधे राज्य दे देंगे। राज्य जो घिरा हुआ देख रहे हैं ना, ये सारे राज्य उसने हड़प लिए अंग्रेजों ने। बहरहाल जब उसने संधि कर ली तो बड़ा दुखी हुआ और उसने दम भर कोशिश करके विदेशियों से, फ्रांसीसियों से, मालदीव से, मॉरिशस से, अफगानिस्तान से, ईरान से, इराक से, टर्की से लोगों से मदद लेने की हर संभव कोशिश की। ये बड़ा सभ्य व्यक्ति था। इसने जैकोबिन क्लब, एक संस्था हुआ करता था, उसका सदस्य बन गया और अपने आप को नागरिक टीपू कहलवाया। उसने बंदूकों की फैक्ट्रियां लगानी शुरू की, वो अपने यहाँ क्लब बनाना शुरू किया। बड़ा बेहद शानदार इंसान था। उसके बाद में अंग्रेज में एक गवर्नर बनकर के आता है, वेलेस्ली। हड़प की नीति थी उसकी। वेलेस्ली बड़ा अजीब इंसान था। बहरहाल अंग्रेजों ने क्या किया कि इस पर 1799 ईस्वी में हमला कर दिया, और 1799 में हमला करके इसको गेट पर मैसूर में, जिसको इतिहास में चौथे अंगल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं, 1799 ईस्वी में इसको मार डाला और अंग्रेजों ने इस मैसूर को भी हड़प लिया। इस तरह से अंग्रेजों ने 3 राज्यों को हड़प लिया। कौन कौन से 3 राज्य? मैसूर, बंगाल, अवध। अब इन 3 राज्यों को हड़पने के बाद में अब हम एक बार शुरू करते हैं अंग्रेजों पे कि अंग्रेज भारत में कैसे आए और उन्होंने क्या क्या किया। भूमिका समझ चुके हैं। भारत के जो ये छोटे छोटे राज्य हैं जो बड़े हो रहे थे, इनको तो हड़प लिया अंग्रेजों ने, लेकिन ये कैसे आए ये आप समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि अंग्रेज भारत में कैसे आए। हाँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जरूरी बात जो आपके एग्जाम में आएंगी, वो यहाँ सामने लिखा हुआ कि किस राज्य का संस्थापक कौन था।
अवध का संस्थापक कौन था? सआदत खान, बड़े रईस व्यक्ति थे, बात हो चुकी है। उसको औरंगजेब ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि से नवाजा था, औरंगजेब या उनके वंशजों ने नवाजा था। चूंकि अब मुगलों के पास में पैसा था नहीं तो सिर्फ उपाधियां बांटते थे, तो अवध वालों को बुरहान उल मुल्क का उपाधि दे दिया, हैदराबाद वालों को निजाम उल मुल्क की उपाधि दे दिया, और ऐसा ही वो फोकट में उपाधियां बांटने लग गए। तो बंगाल में जो शासक बना उसका नाम मुर्शिद कुली खां था, कर्नाटक में सदातुल्ला खां था, मैसूर में हैदर अली की बात हो चुकी है। रुहेलखंड में भी वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां, यहाँ पे अवध के आगे है रुहेलखंड, यहाँ पे शासक बना। भरतपुर, राजस्थान में भरतपुर जो जिला है ना, वो जिला और थोड़ा सा राजस्थान का उत्तर प्रदेश का आगरा वाला जिला ले लीजिए, इनको मिलाकर के भरतपुर हुआ करता था। वहाँ चूड़ामन और बदन सिंह नाम के दो बड़े कर्मठ व्यक्ति हुए जिन्होंने राज्य की स्थापना की थी। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु हो गई तब उनका एक असिस्टेंट बंदा बहादुर शासक बना और उसने सिख कौम की स्थापना की। उसके बाद में राजपूताना पर राजपूताना ये राजस्थान वाला इलाका है, यहाँ अजीत सिंह हुआ करते थे, उन्होंने स्थापना की। और ट्रावणकोर ये दक्षिण में है बिल्कुल, मार्तंड वर्मा नाम के एक व्यक्ति ने इसकी स्थापना की। आप इसको एक नज़र में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, बीपीएससी का महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है ये। बहरहाल अब हम आते हैं एक बार उन चीज़ों पर जहाँ से अंग्रेज की उत्पत्ति हुई। देखिए, भारत का जो व्यापार था ना, वो पहले से भी प्राचीन समय से ही, मतलब आप ये कह लीजिए हड़प्पा सभ्यता के समय से ही ये पश्चिम के लोगों से व्यापार होता रहता था। पश्चिम में यूरोप मान लीजिए, पश्चिम में एशिया मान लीजिए, एशिया अफ्रीका मान लीजिए, पश्चिम में और भी देश जो हैं सबसे व्यापार होता था। आपने इतिहास में पढ़ ही रखा होगा। लेकिन स्थितियां बदलनी तब शुरू हुई जब रास्ते की दिक्कत आ गई। हुआ यूं कि भारत मध्यकालीन समय में व्यापार करता था इन रास्तों से। दो रास्ते हुआ करते थे, एक तो इधर से पैदल जाता था, पैदल में पहले पाकिस्तान पड़ता है जो कि अब पाकिस्तान है, पहले तो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, फिर अफगानिस्तान पड़ता था, फिर इराक, ईरान, ऐसे करते हुए लोग यहाँ आते थे। और यहाँ जब आते थे तब एक छोटा सा ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं ना, इस जगह पे एक साम्राज्य हुआ करता था जिस साम्राज्य का नाम था रोम साम्राज्य। दरअसल रोम साम्राज्य दो भागों में बटा हुआ था, एक रोम साम्राज्य पूर्वी था, एक पश्चिमी था। तो पश्चिमी रोम साम्राज्य यहाँ हुआ करता था, पूर्वी रोम साम्राज्य की राजधानी इटली में थी। इटली ये जो देख रहे हैं ना आप, इसमें इटली हुआ करता था। एक दूसरे पीपीटी पे आप आइए, हाँ इस पे आइए, इस पे आप समझ पाएंगे। तो ये टर्की तक आते थे और टर्की के बाद ये जो आप देख रहे हैं ना, मैं गोला कर रहा हूँ, इस रास्ते से इधर यूरोप में जाकर के व्यापार करते थे। लेकिन अचानक से इधर से टर्कियों ने हमला कर दिया इस पर, जिस साम्राज्य का नाम था उस्मानिया साम्राज्य। और उस्मानिया साम्राज्य ने इस जगह को कहते थे उन दिनों कुस्तुतुनिया, जो अब इस्तांबुल हो चुका है, इस्तांबुल को कब्जे में ले लिए। और जब कब्जे में ले लिए तो अंग्रेजों को दिक्कत होने लगी। अब जब मतलब इन यूरोपियों को दिक्कत होने लगी व्यापार करने से, तो यूरोपियों ने रास्ता तलाशना शुरू किया। इसी क्रम में, इसी रास्ता तलाशने के क्रम में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये दो कंट्रियां हैं, जिसमें एक स्पेन है पीला वाला और ये है पुर्तगाल। ये दो राजा बड़ी एक्टिव हुआ, मतलब ये दोनों मतलब पुर्तगाल और स्पेन दोनों एक दूसरे पर इतने एक्टिव हुए, वो चाहते थे कि दुनिया पर राज किया जाए, दुनिया को व्यापारी केंद्र बना लिया जाए। मतलब ये समझ लीजिए कि उस समय एक बिजनेस माइंड का व्यक्ति था और साथ में वो साइंटिफिक नज़र से भी देखता था। वो एक राजा तो इसमें ऐसा हुआ कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, करेंगे अभी उस पर बात। तो ये लोग अपने अपने लोगों को भेजा कि भाई तुम जाओ दुनिया को ढूंढ करके लाओ, भारत का रास्ता ढूंढ करके लाओ। तो हुआ यूं कि यहाँ से, ये आप समझ रहे होंगे कि अब ये पुर्तगाल और स्पेन है। पुर्तगाल और स्पेन से एक व्यक्ति निकला, स्पेन से एक व्यक्ति निकला और वो भारत खोजने निकला, लेकिन वो दिक्कत से, हवा के झोंके की वजह से वो चला गया अमेरिका। 1492 ईस्वी में। उस व्यक्ति का नाम आप जानते ही हैं, कोलंबस उसका नाम था, सर क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस चला गया, अमेरिका खोज लिया। तब तक पुर्तगाल वालों ने अपने एक व्यक्ति को भेजा कि तुम जाओ और तुम ढूंढ करके लाओ भारत को। वो आया ऐसे घूमते घूमते, लेकिन यहाँ ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के नीचे आया और यहाँ आकर के रुक गया और यहीं से वापस लौट करके चला गया। और इस जगह को उसने नाम दिया केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरीप। उस व्यक्ति का नाम था बार्थोलोमो डियाज। वो वापस लौट करके चला गया। उसके 10 साल बाद में उसी पुर्तगाल के एक व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई और उसने कहा मैं भारत को ढूंढने जा रहा हूँ, और वो भारत को ढूंढने के लिए इधर से निकला। जब वो यहाँ केप ऑफ गुड होप तक आया, चूंकि पहले उसका एक दोस्त आ ही चुका था, सीनियर आ ही चुका था, तो यहाँ पे उसे एक गुजराती मिल गए व्यापार करने। गुजराती दुनिया में हर जगह व्यापार करते हैं, पहले भी अब भी। तो गुजराती यहाँ व्यापार करने आया था, ये वाला गुजरात का इलाका है, तो यहाँ से व्यापार करने आया था वो यहाँ पे। उसने उससे पुर्तगालियों की चाय की दुकान में मुलाकात हो गई।
तो पुर्तगालियों ने कहा, मैं जानता हूँ चाय की दुकान नहीं थी उस समय, पुर्तगालियों से उससे बात हो गई। तो पुर्तगालियों ने कहा, मतलब वास्को डी गामा साहब ने कहा कि कहाँ से आए हो? तो उसने कहा इंडिया से। तो इंडिया में कहाँ? सूरत। तो हमें भी इंडिया चलना है। तो उसने कहा चलो मेरे साथ चलो। और उसी के साथ उस अब्दुल मनीद नाम का एक व्यक्ति था, जिसे अब्दुल मनीद या अब्दुल मजीद भी कहते हैं, उस मनीद के साथ में वो आया और खुद यहीं रह गया कालीकट में, और वो अब्दुल मनीद चला गया अपना सूरत। तो वो जब कालीकट में रह गया, तो कालीकट में उन दिनों एक वंश का राज हुआ करता था जिसको हम जमोरिन वंश कहते हैं। उन जमोरिनों ने, जमोरिन किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ध्यान रखिएगा, जमोरिन एक टाइटल है। तो जमोरिनों ने उसका स्वागत किया। 1498 ईस्वी में मई महीने में आया था वो। और उसके बाद में पुर्तगाली यहाँ पे पहली नज़र में देखे कि अरे यार, यहाँ तो पूरे भारत भर में अरबियों का मामला चल रहा है। ये अरब वाले जो हैं, ये अरब कॉन्टिनेंट है, ये अरब कॉन्टिनेंट के लोग इस भारत में व्यापार कर रहे हैं हर तरफ। और चूंकि इनका मसाला जो था, भारत का मसाला इधर बहुत मशहूर था यूरोप में, और मसाले की वजह से ही तो आए थे। यूरोप में बहुत ठंडी पड़ती थी, मसाला खा के गर्म रहते थे। मसाला का मतलब गरम मसाला, मसाला का मतलब मिर्च नहीं, काली मिर्च। तो उसका वो व्यापार करने आए थे। तो वास्को डी गामा ने क्या किया कि अपने जहाज में खूब भर करके सामान वापस लेकर के गया तो उसने बेचा तो उसको 60 गुना लाभ हुआ। अब वो और उत्साह से भर गया। अब उसके बाद में उसके राजा का सहायता मिला और वो धीरे धीरे भारत में आने लगा, और धीरे धीरे में पुर्तगालियों ने अपना प्रभाव बढ़ाने लगा, पुर्तगाली भारत में बढ़ने लगे। इसी क्रम में पुर्तगालियों ने अपना पहला गवर्नर बना करके एक व्यक्ति को भेजा कि तुम जाओ और भारत पर हमला करना, मतलब भारत पर साम्राज्य स्थापित करना। वो गवर्नर भारत आया, लेकिन उससे पहले, गवर्नर से पहले 1500 जब ये वापस लौटा था यहाँ से वास्को डी गामा, तो उसका एक असिस्टेंट हुआ करता था। वास्को डी गामा पहुँच गया वहाँ, तो बोला यार बड़ा मुनाफा हुआ है, 60 गुना लाभ हुआ है, मैं अभी नहीं जाऊँगा। तो वास्को डी गामा का एक चेला था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। कैब्राल बोला गुरुजी अगर आप नहीं जाओगे तो मैं तो जाऊँगा, मुझे धन की लालच है। और कैब्राल ने 1500 ईस्वी में ही एक दूसरा काफिला 1300 जहाज़ों को लेकर कर 1500 लोगों को साथ में भी लेकर के वो पहुँचा यहाँ पे, कोच्चि पहुँचा उसने। इस बार कालीकट नहीं पहुँचा, कोच्चि पहुँचा। कोच्चि पहुँचा और कोच्चि के राजा के लिए यहाँ से बेहतर सामान लेकर के आया था, और 2 खूबसूरत शराब की बोतलें लेकर के आया था। कोच्चि का राजा पिघल गया, कोच्चि के राजा से उसने दोस्ती कर ली, और यहीं पे उसने भारत में फैक्ट्री बिठाने की इजाज़त पा ली। यानी कि पुर्तगालियों ने भारत में पहली फैक्ट्री 1503 ईस्वी में कोच्चिन में स्थापित की। याद रखने वाली चीज़ है, पूछा जाएगा। बहरहाल वो अभी वापस लौटा। वो जब वापस लौटा तो पुर्तगालियों ने यह तय कर लिया कि भारत पर अब अधिकार करना है। बड़े चतुर हुआ करते थे वो। तब उन्होंने अपना एक वायसराय बनाया जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उसको बनाया और उसको भेजा कि तुम जाओ और तुम भारत पर आक्रमण करना, भारत में अपना राज्य फैलाना। वो बड़ा विस्तारवादी किस्म का व्यक्ति था, वो चाहता था सबको हड़प के अपना बना लूँ। तो उसने सबसे पहले नज़र तो इन हिंद महासागर पर डाली। बोला अरे हिंद महासागर में अगर हम हैं तो हम चाहें तो किसी को व्यापार नहीं करने देंगे, और चूंकि हमारे पास में जहाज़ें बहुत हैं। उस समय दुनिया में सबसे मजबूत जहाज़ इन्हीं की हुआ करती थी, पुर्तगालियों की। बस पुर्तगालियों ने पहले तो हिंद महासागर पर कब्जाना शुरू किया, और हिंद महासागर में कब्जाने के क्रम में उसने एक नीति लॉन्च कर दी जिसको हम ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। ब्लू BLUE, ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको हम शांत जल की नीति भी कहते हैं। शांत जल की नीति उसने भारत में लॉन्च कर दी। शांत जल की नीति ये थी कि अगर आप इंडियन ओशन में, मतलब हिंद महासागर में व्यापार करेंगे तो आप हमसे इजाज़त लेके करेंगे, वरना आप कूट दिए जाएंगे। सीधे सीधे मतलब यही था। और उसने अपनी शक्तियाँ धीरे धीरे भारत में विस्तारवादी नीति के तहत में विस्तार करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक शासक था वो, 4 साल था। 1505 में आया था, 1509 में चला गया वापस। उसके बाद में एक दूसरा शासक आया, उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पहले का नाम क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दूसरे का नाम क्या था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। डी सब में मिलेगा आपको। अल्फांसो डी अल्बुकर्क वहाँ का वायसराय बन करके आया। वो साल था 1509। वो जब भारत आया तो इन इलाकों में, मतलब अच्छा एक बात और समझ लीजिए आप यहीं पे, हालांकि ये आपके काम आएगा, दूसरा इमेज लाना पड़ेगा। हाँ, ये वाला इलाका, ये जो इलाका है ना, इस इलाका को हम बोलते हैं मालाबार तट। तो उसने इन मालाबार तट पे ही अपने आप को सीमित रखा, और हिंद महासागर, ये पूरा का पूरा नीचे वाला इलाका वो कब्जाने की कोशिश किया, कब्जा भी लिया। जब अल्बुकर्क आया तब उसने भारत में विस्तार की नीति प्रारंभ की, और धीरे धीरे वो विस्तार करना शुरू किया और अपना साम्राज्य इधर भी फैलाया, इधर इस वाले इलाके में भी, इस वाले इलाके में भी, मतलब समुद्र में ही उसने
मलेशिया की तरफ जो रास्ता है या इंडोनेशिया की तरफ मलक्का जल संधि जिसे हम बोलते हैं, भूगोल में आप जानते होंगे, मलक्का जल संधि को उसने अधिग्रहण कर लिया इधर। मतलब उसका बेसिकली रूल ये था कि जैसे ही आया ना, उसने कहा हिंद महासागर के जितने भी रास्ते हैं ना बंद करो। तो हिंद महासागर में आने के, आप अगर इस इमेज के माध्यम से देखेंगे तो हिंद महासागर में आने के लिए यहाँ पे ये रास्ता है, तो उसने इन रास्तों को बंद कर दिया। फिर यहाँ पे आने के लिए यहाँ ये रास्ते हैं, तो इन रास्तों को बंद कर दिया। मतलब उसने पूरे हिंद महासागर की चाक चौबंद कर दी कि इसमें कोई भी आएगा तो मेरी इजाजत के बगैर नहीं आएगा। और कुछ छोटे छोटे काम किए उसने। एक काम उसने ये किया कि उसने एक वंश, आदिलशाही वंश था, उससे यहाँ पे गोवा राज्य है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ कि आप नोटिस कर लेंगे, यहाँ पे गोवा है। गोवा राज्य को उसने 1510 ईस्वी में जीत लिया। किससे जीत लिया? यहाँ पे एक आदिलशाही वंश हुआ करता था, उसी से जीत लिया। अब वो बाद में याद रखिए, बस ये समझिए कि पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा कब्जा लिया। असली संस्थापक पुर्तगालियों का यही माना जाता है कि पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है यही है। कौन? अल्बुकर्क। उसके बाद ये भी चला गया 1515 ईस्वी में। उसके बाद कुछ और लोग आए, नुनोत कुन्हा आया, फिर छोटे छोटे और लोग भी आए जो याद रखने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और इस तरह से इनका व्यापार खूब ठीक ठाक से चलने लगा। उन्होंने समुद्र में इतनी पकड़ बना ली कि उन्होंने एक सिस्टम सेट कर दिया था जिसको बोलते हैं आर्मेडा काफिला, कार्टेज आर्मेडा, कार्टेज पद्धति शुरू कर दिया था उसने। कार्टेज पद्धति एक तरह की पद्धति होती थी कि अगर आपको इस हिंद महासागर में व्यापार करना है ना, जहाज चलाना है, तो आपको पुर्तगालियों से लेना पड़ेगा। पुर्तगालियों से जब तक आप नहीं लेंगे तब तक आप हिंद महासागर में उतर नहीं सकते, और उतरेंगे तो लूट लेगा वो, पुर्तगाली ही लूट लेंगे। यहां तक कि बादशाह अकबर भी इनसे परमिशन लेता था, लेकिन अकबर पैसा नहीं देता था, वो फ्री में शासन करता था, मतलब वो व्यापार करता था। बहरहाल पुर्तगाली जम गए। पुर्तगाली जब जम गए तब एक और घटना घटी। घटना यह थी कि पुर्तगालियों पे इस स्पेन वाले ने हमला कर दिया, और स्पेन ने जब पुर्तगालियों पे हमला किया तो स्पेन को उसने मिला लिया। और चूंकि इतना बड़ा यूरोप है, यूरोप में व्यापार करना है, और अकेले पुर्तगाली इंडिया से लाकर के माल यहाँ बेच रहे थे, तो सप्लाई सिस्टम ऐसे था कि भारत से मसाला आता था पुर्तगाल में, और पुर्तगाल का मसाला यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो कंट्री है। एक कंट्री है नीदरलैंड, ये देख रहे हैं जिससे मैंने काला गोला किया है, और नीचे है बेल्जियम। तो नीदरलैंड में यहाँ से मसाला, पुर्तगाल से मसाला नीदरलैंड आता था, और नीदरलैंड को पहले हालैंड कहा जाता था, नीदरलैंड भी कहा जाता था, लेकिन उनको ज़्यादा कहा जाता था डच नाम से। डच लोग क्या करते थे कि यहाँ से मसाला लाते थे और पूरे यूरोप में सप्लाई करते थे। कुरियर का काम करते थे, फ्लिपकार्ट का कुरियर यही मान लीजिए उनको, तो कुरियर से सप्लाई करते थे। अब जब ये पुर्तगाल खुद ही स्पेन के कब्जे में आ गया, मतलब स्पेन ने उसको हथिया लिया, मतलब स्पेन ने हरा करके उसको अपने राज्य में मिला लिया, उस पर उसको गुलाम बना लिया, तब ये नीदरलैंड वाले डचों को बड़ी दिक्कत हुई। तो डचों ने कहा कि यार अब क्या करें, मसाला कैसे बेचें, इनके रोजी रोटी पे मामला आ गया। तो डचों ने क्या किया कि विस्तार करना शुरू किया कि भाई हम ही अब भारत चलेंगे। और चूंकि डच पहले से इनके टच में रहते थे, तो डच भी भारत आने की कोशिश करने लगे। और इसी क्रम में पहला डच जिसने भारत तक यात्रा किया, भारत पहुंचा, उसका नाम था कार्नेलियस डे हस्तमान या कार्नेलियस हाउटमैन। आपने सुना होगा हाउटमैन या कार्नेलियस डे हस्तमान, डे हस्तमान नाम के व्यक्ति, हिंदी में मुझे थोड़ी परेशानी होती है, आप क्षमा करेंगे। तो कार्नेलियन डे हस्तमान नाम के व्यक्ति पहली बार भारत पहुंचा। साल कौन सा था? वो साल था 1596-97, वो इस साल भारत पहुंचा। लेकिन उसने एक बड़ी चालाकी की। उसने क्या चालाकी की, आप गौर करिएगा। उसने चालाकी ये की कि वो यहां से तो चला पुर्तगाल से, और यहां से चलने के बाद में वो भारत के पश्चिमी तट पे नहीं आया। ये वाला इलाका पश्चिमी तट है, तो इस तट पे वो नहीं आया, वो आया पूर्वी तट पे। पूर्वी तट पर एक जगह का नाम हुआ करता है, अब तो नाम बदल गया है उसका, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में वो पहुंचा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब वो आया ना, आप सोच रहे होंगे कि वो इधर से क्यों आया, वो बाकी सब तो इधर से आ रहे थे, तो इधर से क्यों आया? दरअसल वो जब आया तो डायरेक्ट भारत आया ही नहीं, वो इधर से आया, इधर इंडोनेशिया में मसाले बहुत बिकते थे, मसाले बहुत होते थे, अब भी होते हैं। तो पहले इंडोनेशिया घुमा, इसके बाद वो इधर से आया, इंडोनेशिया वो आया। और भारत जब आया ना, तब वो साल था 1602 ईस्वी में, यानी वो भारत में व्यापार करना प्रारंभ कर दिया और भारत आया, काम धाम शुरू हो गया। इस तरह से डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो 1605 ईस्वी में कहाँ बिठाया? आंध्र प्रदेश के इस मसूलीपट्टनम वाले इलाके में। आपको अब समझ में आ गया ना कि वो क्यों इधर आए। बहरहाल वो धीरे धीरे भारत में फैलने लग गए, हर तरफ फैले,
हर तरफ उनके लोग आने लगे, व्यापार करने लगे, उनकी कंपनियां भी बैठ गई। मैं उसकी एक सूची दे दूंगा, आप याद रख लीजिएगा, उसमें बहुत आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब डच आ चुके हैं, अब अगली बारी है अंग्रेज की। अब हम उस पर एक बार बात करते हैं। दरअसल आप अगर मैप पर देखेंगे ना, तो ये यूरोप का मैप है, और यूरोप में इस वाले इलाके को हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके, जिसकी राजधानी लंदन है, जिसमें इंग्लैंड है, आयरलैंड है। तो यहां क्या हुआ कि यहां एक राजा बना। कहानी सुनिए पहले। तो राजा की 2 बीवियां थी। तो राजा कुछ दिन बाद मर गया, तो दूसरी बीवी शासक बनी, तो वो मर गई। और पहली जो बीवी थी उसे एक बेटी थी, सौतेली बेटी। तो पहली बीवी के बाद में उसकी बेटी शासक बनी, ये भी मर गई। तब उसका एक आखिरी बेटी जो सौतेली बेटी थी वो शासक बनी। और जब ये शासक बनी, महारानी विक्टोरिया शायद इसको बोलते थे, सॉरी एलिजाबेथ बोलते थे, एलिजाबेथ प्रथम, हाँ याद आ गया मुझे, एलिजाबेथ प्रथम शासका बनी। उन्होंने ताउम्र कंवारा रहने का फैसला किया, शादी नहीं किया उन्होंने। लेकिन वो बहुत वैज्ञानिक दिमाग वाली महिला थी, तो उन्होंने अपने सैनिकों को ट्रेंड करना शुरू किया, नौसेना बनाना शुरू किया बेहतर तरीके से। साथ ही साथ अपने लोगों को व्यापार के लिए मोदी जी की तरह मोटिवेट करना शुरू किया कि एंटरप्रेन्योरशिप करो, बैठे बैठे क्या करते हो। लोग धीरे धीरे यहाँ इकट्ठे होने लग गए, एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए तैयार होने लग गए। और एलिजाबेथ ने क्या किया कि अपने ट्रेंड लोगों में से एक लोगों को निकाला और उसको बोला कि तुम जाओ भारत और भारत में बात करो। और भारत में उन दिनों शासक हुआ करते थे अकबर सम्राट। तो अकबर के नाम से उन्होंने चिट्ठी लिखी और अकबर के लिए एक व्यक्ति को चयन किया कि तुम जाओ उनके दरबार में, उनसे बात करो। हालांकि मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इसके पहले भी कई सारे लोग आ चुके थे, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ से मुख्य रूप से आने वाले हैं। मैं जब स्टैटिक्स के बताऊंगा तो आपको बता दूंगा कि सबसे पहले कौन आया था, फिर कौन आया था। लेकिन अभी आप बस इतना समझिए कि उसने एक व्यक्ति का चयन किया और उसको भारत भेजने का निर्णय लिया। वो व्यक्ति जब भारत आया तो हॉकिंग्स नाम था उसके, कैप्टन हॉकिंग्स। तो जब वो भारत आया तो तब तक अकबर मर चुके थे और अकबर का बेटा बादशाह बन चुका था, जहांगीर। तो उसने चिट्ठी बदल दी। और वो जो व्यक्ति था वो 2 भाषाएं जानता था, एक टर्की भी जानता था और एक फारसी भी जानता था। अंग्रेजी तो बेशक जानता था। तो जब वो आया और जहांगीर से उसने फारसी में बात किया और टर्की में बात किया, तो बादशाह जहांगीर बहुत प्रसन्न हुए उसको और अपने दरबार में बिठा लिया और 400 का मनसब दिया और कहा यार तू यही रह। और उसको इंग्लिश बोला, इंग्लिश खां की उपाधि दे दी। अब वो इंग्लिश खां की उपाधि से दरबार में रह गया। उसने व्यापार करने के लिए छूटें मांगी, उसको छूट मिला भी कि तुम जाओ और यहाँ गुजरात में एक सूरत की फैक्ट्री बिठा लो। लेकिन उसके दरबार में पहले से ही अंग्रेज बैठा करते थे, पुर्तगाली बैठा करते थे। तो उन पुर्तगालियों ने जहांगीर को भड़का दिया कि फालतू में दे रहे हो, ये लूटपाट लेगा, मत दो इसको। क्योंकि नए नए लोगों पे लोग भरोसा करने से बचते हैं ना, जैसे आप हम पे बच रहे हैं वैसे वो भी बचता था। तो उसने क्या किया कि दिया हुआ फरमान वापिस ले लिया। फरमान दे चुका था कि जाओ तुम गुजरात के सूरत में अपनी फैक्ट्री बिठा लो, लेकिन उसने उसको वापिस रद्द कर दिया। बाद में कुछ दिन बाद में वो चला गया हॉकिंस लौट करके। फिर एक दूसरा व्यक्ति आया सर टॉमस रो नाम से, और वो व्यक्ति आया, उसने जहांगीर को प्रभावित कर लिया और जहांगीर से उसने इजाजत मांग ली। तब तक अंग्रेजों ने इस मसूलीपट्टनम वाले इलाके में अपना पांव पसारना शुरू कर दिया था और उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी थी। इस तरह से वो व्यापार करने लगे थे इस इलाके में। अब मैं बहुत विस्तार में जाने से पहले ही 2 बातें कर देता हूं जिससे आप समझ लेंगे परिदृश्य, फिर हम बाद में इस पर देख लेंगे। एक तो यह कि आपने सुन रखा होगा कि भारत में 3 अंग्रेजों की कोठियां हुआ करती थी। एक मुंबई की कोठियां हुआ करती थी, मतलब मुंबई, बंबई, दूसरा एक मद्रास में हुआ करता था और तीसरा एक कोलकाता में हुआ करता था। तो हम एक बार यही देख लेते हैं कि इन तीनों का उदय कैसे कैसे हुआ। दरअसल अंग्रेज व्यापार करने लगे भारत में। वो सामान भी व्यापार करने लगे जो व्यापार ना डच करते थे ना उस समय पर पुर्तगाली करते थे। तो हुआ यूं कि यहां पे शासन बदलने लगा इंग्लैंड में महारानी मर गई। महारानी मरने के बाद में उनके राजा होने लगे। राजा होते होते एक राजकुमार इनका, जिनका नाम था चार्ल्स द्वितीय शिकार करने निकले और शिकार करते करते पुर्तगाल पहुंच गए। रास्ते में घायल हो गए, पुर्तगाल पहुंच गए। पुर्तगाल पहुंचे तो लोगों को पता चला कि राजा का बेटा आया है। तो उन्होंने चार्ल्स द्वितीय को सेवा हुआ किया। हुआ यूं कि चार्ल्स द्वितीय आए इधर घूमने और यहाँ बीमार पड़ गए, तो उनका इलाज कराया गया। अब यहाँ जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी, मतलब रानी की बेटी जो थी, वो अपना दिल दे बैठी राजा साहब को, मतलब वो राजकुमार को। वो दोनों अपना व्हाट्सअप नंबर एक्सचेंज कर लिए और वापस लौट करके चार्ल्स द्वितीय चले गए इंग्लैंड। अब वो व्हाट्सअप खेला करते थे।
उन्होंने बाद में शादी का मतलब एक दूसरे को वादा कर लिया 14 फरवरी को। तो यहाँ जो राजा हुआ करते थे उस समय, उस राजा ने अंततः इनकी ब्याह कर दी इस लड़की से, महारानी से। उस लड़की का जिसका शादी हुआ उसका नाम था कैथरीन। याद रखिएगा, पूछा हुआ सवाल है एक बार का, इसलिए बता रहा हूँ, कैथरीन। तो कैथरीन की शादी हो गई और चार्ल्स द्वितीय, दोनों ब्याह हुआ। और पुर्तगाली तब तक इनके कब्जे में आ चुके थे, स्पेन वाले कब्जे में। तो पुर्तगालियों का एक छोटा सा प्लॉट हुआ करता था मुंबई शहर। ये मुंबई शहर सालसेट द्वीप पर है, एक छोटा सा द्वीप है जिसको हम सालसेट बोलते हैं, मुंबई शहर के पास में है। मुंबई बेसिकली उसी पे है। तो ये इनके पास में था, पुर्तगालियों ने जीत रखा था, तो पुर्तगालियों के पास में था। तो जैसे ही लड़की की शादी हुई, इकलौती लड़की थी, तो उनको दहेज में मिल गया ये मुंबई शहर। ये शादी जो हुई थी वो 1661 ईस्वी में हुई थी। और जब शादी हो गई और दहेज में मुंबई मिल गया उनको, चार्ल्स द्वितीय को, तो अब करे क्या? अब वो यहाँ आएंगे थोड़ा ना बसने। और उन दिनों मुंबई वैसा नहीं था जैसा अभी है। उन दिनों वो खंडहर इलाका, मतलब मैदान हुआ करता था, खंडहर इलाका हुआ करता था, टापू हुआ करता था। तो चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि इस मुंबई को किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी में चूंकि इनकी भी साझेदारी थी, तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही लॉन में बैठे हुए थे, तो बड़े सारे लोग कंपनी के जो 217 भागीदार थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के 217 भागीदार वहाँ बैठे हुए थे। और उन लोगों ने हंसी मजाक गुफ्तगू और सिगरेट पी रहे थे। तो उसी में बात हुई कि भाई मेरे पास में प्लॉट है दिल्ली में, थी इंडिया में, प्लॉट का नाम क्या है? तो इसने बताया मुंबई है। बोला दे दो, तो ले लो। कितना किराया दोगे? तो 10 पाउंड। 10 पाउंड के किराए पर मुंबई उनके हाथ में आ गया। अब जब इनके हाथ में आ गया, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि यहाँ पे एक बड़े जिम्मेदार व्यक्ति को मुंबई का हेड बना करके भेजा, जिसका नाम है गेराल्ड एंगियर। अंगियार भी बोलते हैं, गेराल्ड अंगियार ने मुंबई शहर की स्थापना करवाया और वहाँ पे सब कुछ शहर बसाया उसने, पोर्ट बनवाया, बंदरगाह बनवाए। तो इस तरह से मुंबई उनका हेड बन गया। एक अपनी जमीन हो गई उनकी, पुर्तगालियों से उन्होंने छीन लिया था। चूंकि यहाँ पास में ही सूरत उनका धीरे धीरे हेड केंद्र बन चुका था, तो सूरत का सारा ऑफिस अब शिफ्ट हो गया कहाँ पे? मुंबई में। और उन दिनों इनफैक्ट आज़ादी के समय तक भारत में गुजरात और महाराष्ट्र दोनों मिलकर के एक राज्य हुआ करते थे। तो उन दिनों ये एक ही राज्य होता था, तो इसलिए सूरत को शिफ्ट करके मुंबई में ले आया। तो एक केंद्र इनके बन गए, मुंबई प्रेसिडेंसी इनकी लागू हो गई। अब इनके पास 2 प्रेसिडेंसियां कहाँ से, ये देख लीजिए। एक प्रेसिडेंसी था यहाँ पे उनका मद्रास। अब हम मद्रास पर बात कर लेते हैं। दरअसल मद्रास मिलने के पीछे भी एक और छोटी सी कहानी है। यहाँ पे एक जगह हुआ करता था गोलकुंडा। गोलकुंडा के शासक ने क्या किया कि अंग्रेजों को एक ऑफर दिया 1632 ईस्वी में, जिसे हम सुनहला फरमान भी कहते हैं, हम ऑफर कह रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो ऑफर दिया और कहा कि तुम हमारे इलाके में जो ये बंदरगाह है, नीचे वाला इलाका, यहाँ से तुम व्यापार कर सकते हो, उसके बदले में तुम 500 पैगोडा दोगे। पैगोडा एक डच्ची सिक्का था जो यहीं पे बनता था। डच का सिक्का सोने का होता था। तो बोला गोलकुंडा के शासकों ने कि तुम 500 पैगोडा मुझे दे दो, बदले में यहाँ शासन करो। तो अंग्रेजों ने ले लिया था और इस तरह से इन इलाकों में, गोलकुंडा में, वो फ्री व्यापार करता था, 1 रुपये उसको टैक्स देना नहीं पड़ता था। तो जब यहाँ व्यापार करने लगा, तो व्यापार करते हुए देख करके तरक्की, जो बगल में एक चंद्रगिरी यहाँ पे राजा है, यहाँ पे ये जो मैं कला कर रहा हूँ ना, ये मैंने दूसरा कलर करता हूँ, रुक जाइए। तो चंद्रगिरी जो वहाँ का शासक था, यहाँ पे चंद्रगिरी है, ये देखिए जो मैंने नीला किया है। तो चंद्रगिरी के शासक ने एक दूसरा ऑफर दिया अंग्रेजों को। बोला एक काम करो, तुम ना मुझे 12,000 रुपये के ऊपर 12,000 रुपये मुझे, 1200 रुपये मुझे दे दो, और बदले में चंद्रगिरी में तुम व्यापार करो फ्री में। और मतलब खरीद ही लो, एक तरह से पट्टे पर ले लो, पट्टा की बात होगी दरअसल। तो पट्टे पर चंद्रगिरी उसको मिल गया और यहाँ पे चंद्रगिरी मिला, उसी में उसने एक मद्रास शहर की स्थापना की। और मद्रास शहर में एक किला बनवाया, जिस किले का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये किले का स्थापना उसने मद्रास में कर दिया और मद्रास को एक तरह से उन्होंने इस इलाके का, उत्तरी सरकार तट का, उसने हेड बना दिया कि अब यहीं पे सारा कुछ से, यहीं से व्यापार होगा और यहीं इधर का व्यापारिक हेड होगा। इस तरह से उन्होंने 2 स्थापना कर ली। एक तो इस इलाके में मद्रास कर लिया और इधर ये मुंबई कर लिया। 2 उनके प्रेसिडेंसी स्थापित हो गए। अब एक प्रेसिडेंसी की बात करें हम कलकत्ता की। कलकत्ता में कैसे वो आ गया अचानक से? होता यूं है कि कलकत्ता आने से पहले, कलकत्ता तो व्यापार करने पहले से ही आते थे, और इसी इलाके में कलकत्ता में ही पहले से पुर्तगाली भी व्यापार करते थे और डच भी व्यापार करने आ गए, तो अंग्रेज भी आ गए। और ये सारे के सारे लोग एक ही तरह के व्यापार करते थे। सारे मसाला, अफीम, सोरा, सूती वस्त्र, नील, इन सब की खेती, इन सब का व्यापार करते थे वो यहाँ पे। तो अंग्रेज भी आ गए। अंग्रेज आए तो उन्होंने एक बार, उस समय बादशाह औरंगजेब हुआ करता था, उन्होंने साहस करके
अंग्रेजों का एक पलटन थी, उस पलटन ने साहस करके मुगलों पर ही हमला कर दिया। और कम वक्तों की समझ नहीं है कि उस समय राजा औरंगजेब है। और जो हमला किया उस दल सदस्य का नाम था सर जॉन चाइल्ड। अब इस चाइल्ड ने, नाम चाइल्ड, काम इसने बड़ो वाली कर दी, इसने हमला कर दी। बात जैसे ही औरंगजेब को पता चला, औरंगजेब आया, इनको इतना कूटा और यहाँ से भगा दिया बंगाल से। और बंगाल से भागा तो यहाँ पे बगल में एक फुल्टा द्वीप है, फुल्टा द्वीप में आकर के उन्होंने रुका, शरण लिया। फिर इन्हीं अंग्रेजों में से एक बड़ा समझदार व्यक्ति निकला जिसका नाम था जॉब चौरनॉक। जॉब चौरनॉक गया, अंग्रेजों का, औरंगजेब का पांव पकड़ा। औरंगजेब ने उसको 1.5 लाख रुपए लेकर के, 1700 पाउंड या शायद कितना पाउंड, हाँ कुछ पाउंड लेकर के उसको फ्री कर दिया कि ठीक है तुम चलो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम वहां पे व्यापार करो। अब वो आकर के व्यापार करने लगा वापिस से। फिर धीरे धीरे औरंगजेब मर गया, औरंगजेब मरा, उसके बाद में उसका बेटा मरा, उसका बेटा मरा, उसका दूसरा बेटा मरा, और उसका तीसरा बेटा वही फर्रुखसियर जो मैंने आपको प्रारंभ में याद दिलाया था, वो फर्रुखसियर वहां का शासक बना। फर्रुखसियर जब शासक बना तब तक इसी बंगाल में अंग्रेज फैल चुके थे। उसकी एक छोटी सी कहानी आप समझ लीजिए। 1698 ईस्वी में क्या हुआ कि बंगाल के प्रशासक थे कौन? फर्रुखसियर के पापा अजीमुसान। अजीमुसान से उसने बंगाल में जॉब चौरनॉक, वही जॉब चौरनॉक, उसने 3 गांव किराए पर ले लिया। किराए पर ले लिया मतलब खरीद लिया एक तरह से उसने। गांव का नाम था सूतानाती, कालीकत और गोविंदपुर। सूतानाती, कालीकत और गोविंदपुर, कालीकाता भी बोलते थे, यही बाद में कोलकाता बना। तो उसने क्या किया कि सूतानाती इलाके को डेवलप किया और इसी पर कलकत्ता शहर को बसाया और एक फोर्ट विलियम नाम का एक महल बनवाया, बिल्डिंग बनवाया, और उस पर अपना शासन करने लगा, उसी में रहने लगा। और साथ ही साथ उसने एक और काम किया कि चार्ल्स आयर नाम के एक व्यक्ति को इस फोर्ट विलियम जो महल बनवाया था उसका हेड बनवाया। ध्यान रहे, यही फोर्ट विलियम बाद में कॉलेज बनेगा, यही फोर्ट विलियम बाद में इस अंग्रेजों का गढ़ बन जाएगा और यही अंत अंत रहेगा। अभी भी फोर्ट विलियम कोलकाता में, कभी आप घूमने जाए तो बेशक जाइएगा, बेहद खूबसूरत जगह है। अब यहां पे अंग्रेजों का पांव जम चुका था, लेकिन व्यापार करते थे टैक्स देकर के। फिर हुआ एक घटना 1707 में, औरंगजेब मर गया। औरंगजेब मरने के बाद उसका बेटा, उसका पोता यानी अजीमुसान मरा, और इसका बेटा जब वो शासक बना फर्रुखसियर, तब उसने एक गुल खिला दी। अगर आपसे कोई ये पूछे कि कलकत्ता शहर किसने बसाया तो आप बता सकते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे मुंबई शहर किसने बसाया तो आप बता सकते हैं। आपसे अगर ये पूछे कि सेंट फोर्ट जॉर्ज कहाँ है तो आप ये बता सकते हैं। बीपीएससी ने सीधे यही सवाल पूछा था कि सेंट फोर्ट जॉर्ज कहाँ है, तो आप याद रखेंगे मद्रास में है, आप तो इतना बता ही देंगे। तो यहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज बन गया। फोर्ट विलियम कॉलेज में वो अंग्रेज व्यापार करने लगे। 1717 ईस्वी में बन चुका था वो बादशाह फर्रुखसियर, और फर्रुखसियर पैदा ही हुआ था अंग्रेजों को बढ़ावा देने के लिए। अब इसके दरबार में अंग्रेजों ने अपने सोचे समझी साजिश के तहत 3 व्यक्तियों का एक दल भेजा, जिस दल में 3 लोगों को रखा। एक तो जॉन सरमन नाम के व्यक्ति को हेड बना के भेजा, जॉन सरमन। दूसरा हैमिल्टन नाम के एक डॉक्टर को साथ में भेजा, विलियम हैमिल्टन इसका पूरा नाम था, ये डॉक्टर था। और एक तीसरा था ख्वाजा सेहुर्द। सेहुर्द द्विभाषीय था, मतलब ट्रांसलेटर का काम करता था ये। तो ये तीनों के तीनों गए। अब फर्रुखसियर को हो गई थी बवासीर की बीमारी, वादी बवासीर, बहुत खराब बीमारी मानी जाती है। तो वो किसी से मिल नहीं रहा था, दिन भर लेटा रहता था बिस्तर पर। तो जॉन सरमन तो चूंकि ये सब प्लान से ही गए थे, जॉन सरमन गया और बोला कि साहब क्या हुआ आपको? तो बोला नहीं साहब से नहीं मिलने दिया जाएगा, बाहर बैठिए। तो सरकार मिलवाओ तो सही यार। तो किसी भी तरीके से धक्का मुक्की करने के बाद जॉन सरमन से मिला फर्रुखसियर। जॉन सरमन ने कहा बस इसलिए आप परेशान हैं, आपको ये बीमारी है? तो हाँ मैं मर जा रहा हूँ। तो हैमिल्टन की तरफ सरमन ने इशारा किया, बोला देख काम कर तू अपना। हैमिल्टन फर्रुखसियर को लेकर के गया और उसके उस वादी बवासीर का ऑपरेशन कर दिया। फर्रुखसियर ठीक हो गया और फर्रुखसियर खुश होकर के उसको बड़ी सारी छूटें दे दी। उस छूट में एक छूट तो यह थी कि सूरत को उसने 12,000 रुपये में, 10,000 रुपये में बेच दिया कि 10,000 रुपये ले लो और सूरत में फ्री व्यापार करो। सूरत उन दिनों व्यापारिक बड़ा केंद्र हुआ करता था। और बोला 3,000 रुपये दे दो और 3,000 रुपये पूरे के पूरे बंगाल में व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और साथ में तुम बंबई में जो पैसा छापते हो ना, सिक्का, ध्यान रहे अंग्रेज सोना का सिक्का नहीं छापते थे, वो चांदी और तांबे के सिक्का छापते थे। उसने कहा तुम्हारा यह सिक्का पूरा का पूरा भारत में वैलिड हो जाएगा, तुम जाओ पूरे भारत में अपने सिक्के से राज करो। यही तो चाहते थे अंग्रेज। अब वो खुश होकर के वहां से आ गए और इस तरह से पूरे बंगाल पर उनका आधिपत्य हो गया। पूरे बंगाल में वो फ्री व्यापार करने लगे। अब जब वो फ्री व्यापार करने लगे, जिससे अलीवर्दी खां चिढ़ने लगा, अलीवर्दी खां मर गया, तो उसका बेटा, उसका नाती सिराजुद्दौला शासक बना। सिराजुद्दौला की प्लासी की लड़ाई हुई, प्लासी की लड़ाई में वो चिढ़ गया, और जब प्लासी की लड़ाई में वो चिढ़ गया तो उसको वहीं मार दिया। और जब मार दिया तो मिर जाफर शासक बन गया। तो मिर जाफर 3 साल तक ठीक से काम किया, उसने खूब पैसे दे। और मिर जाफर जब 1764 ईस्वी में 1757 ईस्वी में जब शासक बना था,
तो उसको यह अंदाजा नहीं था कि अंग्रेज इतने छटे हुए निकलेंगे। फिर अंग्रेजों ने उसके ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने जब उसके ऊपर अत्याचार प्रारंभ किया तो थोड़ा सा इधर उधर किया, फिर अंग्रेजों को लगा कि यार ये ज़्यादा पैसा हमको दे नहीं रहा है, इसको भगाओ यहाँ से। तो मीर जाफर को हटा करके फिर उसके दामाद मीर कासिम को शासक बना दिया। फिर मीर कासिम ने अंग्रेजों के नाक में दम करना प्रारंभ कर दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि मीर कासिम को भी भगा दिया। अब जब मीर कासिम यहाँ से निकला तब वो सीधे कहाँ पहुंचा, उसी अवध में जिस अवध में वो बैठा करता था। कौन? बादशाह, अवध का बादशाह सतुल्ला खां। अब वो और मुगल बादशाह और ये तीनों मिलकर के 1764 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई लड़ेंगे। प्लासी की लड़ाई लड़े, फिर इसमें तीनों हार गए। तब यहाँ दो संधियाँ की गई। एक संधि यहाँ पे इलाहाबाद है, इलाहाबाद की संधि की गई। इलाहाबाद की संधि में यह तय हुआ कि चूंकि मुगल सम्राट पूरे भारत भर के सम्राट हैं, इसलिए पूरे भारत भर के पैसे पर, राजस्व पर, रेवेन्यू पर उनका अधिकार है और उन्हीं के अंडर में उनका ये राज्य बंगाल भी आता है। तो अब से बंगाल के रेवेन्यू वसूलने का अधिकार जो है वो अधिकार अब अंग्रेज ले रहे हैं। और बदले में अंग्रेज क्या दे रहे हैं मुगल बादशाह को? 26 लाख रुपए। हुआ यूं कि अंग्रेजों ने इलाहाबाद में उसको बिठाया, शाह आलम को, और 12 अगस्त 1765 ईस्वी को उन्होंने इलाहाबाद में इनके साथ में, शाह आलम के साथ में संधि कर ली। संधि में शर्त रखी गई कि शाह आलम साहब को पैसा नहीं मिलता था जीवन जीने के लिए, क्योंकि इनका ही जो प्रधानमंत्री था, वजीर था, इनको मार करके भगा दिया था। तो शाह आलम से पूछा कि तुम्हें खर्चे के लिए कितने पैसे दे दूं तो तू जीवन काट सकता है। तो शाह आलम ने कहा कि भाई 2 लाख के महीने से जोड़ो तो 12 महीने में 24 लाख रुपए तुम दे दो, हमारा जीवन कट जाएगा। तो अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, तुम 24 नहीं, तुम 26 लाख लो, 2 लाख रुपए तुम एक्स्ट्रा लो बीड़ी पीने का, तुम बादशाह हो, तुम बीड़ी पीना अच्छे से। और बीड़ी पीने के नाम पर 26 लाख रुपए दे दिया और कहा बदले में क्या लोगे तुम इसके? तो बोला बदले में बंगाल का हमें पैसा वसूलने का अधिकार यानी दीवानी अधिकार दे दो। अधिकार दरअसल 2 होती थी, दीवानी और प्रशासनिक। तो दीवानी अधिकार मांग लिया, मतलब उसमें सिर्फ पैसे वसूलेंगे, वो टैक्स वसूलेंगे अंग्रेज। तो शाह आलम ने कहा कि मैं कैसे दे दूं यार, मेरे हिस्से में तो है ही नहीं बंगाल, बंगाल का तो राजा अलग है। तो उसने कहा तू लिख, उसको भी मैंने कैद कर रखा है। तो उसने साइन कर दी। बोला तुझे रहने के लिए घर चाहिए? तो मुगल बादशाह ने कहा हाँ मुझे घर चाहिए। तो बोला ठीक है, काम कर, तू ये जिस जिले में बैठा है ना इलाहाबाद में, ये जिला भी रख ले पास में, और बगल में एक जिला कड़ा नाम का हुआ करता था, बोला ये कड़ा जिला भी तू रख ले, तुझे ये चाहिए। अब 2 जिले अंग्रेजों के उनको दे दिया मुगल बादशाह को। और ध्यान रहे ये दोनों जिला अवध के नवाब का है और अवध के नवाब से भी समझौता हुआ ही नहीं है। अंग्रेजों ने कॉन्फिडेंस देखिए कि अंग्रेजों ने किस कॉन्फिडेंस के तहत उसको दे दिया। उसके बाद में अगले ही 4 दिन बाद में 16 अगस्त को वाजिद अली इससे मुगल जो ये अवध का नवाब हुआ करता था, अवध के नवाब से संधि किया और बोला एक काम कर, तू तो सबसे पहले मुझे ये 2 जिले दे, ये 2 जिले मुझे देने हैं उसको, बादशाह को, मुगल बादशाह को मैंने प्रॉमिस कर दिया है। वो डर के मारे क्या कर देता ही, क्योंकि वो फालतू में लड़ने चला गया था। अंग्रेजों ने पूछा तू लड़ने क्यों आया मुझसे, तेरा मैंने क्या बिगाड़ा था? तो अवध के नवाब ने कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है ऐसा काम कर, तू जब लड़ने आया था ना तो मेरा बड़े सारे नुकसान हुए, मेरे 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ, तो 50 लाख रुपए दे मेरे को। तो अंग्रेजों से उसने 50 लाख रुपए लिए, अंग्रेजों ने उससे लिए अवध के नवाब से, और साथ में 2 जिले लिए, और 2 जिले लेकर के किसको दे दिया? मुगल बादशाह को। और जब ये दीवानी अधिकार पा लिया तब क्या किया कि यहाँ पे आया, तब तक इसी बीच में मीर जाफर मर चुका था। तो उसी वंशज के एक किसी छोटे से लड़के को शासक बना दिया और अपने पैसा लूटने पर उतर गए। और इस तरह से पूरे बंगाल में उन्होंने वसूलने का काम शुरू कर दिया। पैसा वसूलने लगे और पैसा वसूलते थे और लोगों को जुल्म ढाते थे। किसान त्राहिमाम करने लगे, किसानों से कर वसूलने लगे। इस तरह से पूरे बंगाल जो कि अमीरी के तख्त पर पहुंच चुका था, वो बंगाल डाउनफॉल में जाने लगा और बंगाल गरीब होने लगा। बंगाल के बुरे दिन प्रारंभ हो गए। फिर कुछ दिन बाद में इनका वायसराय बदलता गया और उसी क्रम में एक वायसराय आया। वो वायसराय अवध को हड़प लिया और वाजिद अली शाह को वहां से भगा दिया। अब पूरा का पूरा हड़प नीति के तहत बंगाल और बिहार, उड़ीसा, साथ में अवध मतलब वर्तमान का उत्तर प्रदेश अब अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। फिर कुछ दिन बाद में वो मराठों को कब्जा लिए, मैसूर को कब्जा ही चुके थे, आपको बता ही चुका था मैं, और अब वो निजाम को भी कब्जा चुके थे। अब मराठों से भी उन्होंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी। अंगल मराठा प्रथम, अंगल मराठा द्वितीय, अंगल मराठा तृतीय युद्ध में मैं इनकी एक सूची तैयार करके आपको बता दूंगा कि किस युद्ध में कब हुआ, कौन जीता, कौन हारा, कौन वायसराय था। आप देख लीजिएगा, बहुत कहानी सुनने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपने को विस्तार से बात करनी है भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर, यानी 1857 की क्रांति में। तो 1856 ईस्वी में उन्होंने अवध को कब्जा लिया और अवध के पहले यहां सहायक संधि उन्होंने लागू कर दिया था। अब मैं कल इस पे बात करूंगा सहायक संधि पे, आज बस 1857 की भूमिका देख लेते हैं। तो जब वो हर तरफ अत्याचार करने लगे तो लोग त्राहिमाम हो गए। इनफैक्ट अवध उनके कब्जे में था, लेकिन अवध के राजा को उठा करके भेज दिया बंगाल और अवध को खुद मिला लिया। अब बंगाल के लोग भी रुखी तो थे ही, साथ में अवध के लोग भी बुरे रुखी हो गए।
और पूरा का पूरा इधर का इलाका त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा। और इधर वो निजाम को कब्जा ही चुके थे, मैसूर को लूट ही चुके थे, और जब मराठों को भी लूट लिया ना, तब पूरा का पूरा भारत अंग्रेजों से दुश्मनी पाले बैठे लग गया और लोग उससे बुरा मानने लगे। और इसी क्रम में एक व्यक्ति निकलेगा और वो 1857 की क्रांति की बुगुल फूंक देगा, जिसका नाम इतिहास में मंगल पांडे कहा जाएगा। तो अब हम 1857 की क्रांति की भूमिका तक पहुंच चुके हैं। कल हम यहां से खूब विस्तार में पढ़ेंगे। 5 वीडियो आएगा, 5 वीडियो एक एक 1.5 घंटे की होगी। इसमें पूरी कंप्लीट आधुनिक भारत का स्वतंत्रता संग्राम फैक्ट सहित होगा, सब पे चर्चा की जाएगी। आप बस एक बार कॉन्फिडेंस से देखिएगा, मैप के सारे समझने की कोशिश करिएगा, जहां त्रुटि हो वहां पे मुझे माफ करिएगा, क्योंकि मेरे पास संसाधनों का बेहद अभाव है। और मैं इसमें फैक्ट लिख चुका हूँ, फैक्टों को एक बार देख लीजिए। एक तरफ से फैक्ट ये है, ये तो मैं आपको बता ही चुका था। दूसरा ये फैक्ट था, राज्यों के संस्थापक का नाम, ये भी मैं आपको बता ही चुका था, ये इस पे बात हो ही चुकी थी। पुर्तगाली कौन सा देश के कब से कौन आया और किसने कहाँ अपना स्थापना की, इसमें दिया हुआ है। पुर्तगाली पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाए 1503 ईस्वी में, और 1498 ईस्वी में उनकी कंपनी लगी थी। 1503 में वो भारत में अपनी फैक्ट्री पहली स्थापित किए थे। डच पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाए था, कंपनी बनी थी उनकी 1602 में, लेकिन वह स्थापना हुआ था, मतलब भारत में वो आए थे 1605 में। उस साल में उन्होंने भारत में अपना स्टेबलिश किया था। अंग्रेज 1600 ईस्वी में उनकी कंपनी बनी थी, भारत में 1611 में, किसी किसी पुस्तक में 1609 भी सूरत में दिया है, किसी में मसूलीपट्टनम। ध्यान रहे यहाँ 2 बातें, मैं कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। अगर ये पूछा जाए कि कंपनी बनने प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो सूरत होगा उसका आंसर। हालांकि हुआ यूँ था कि सूरत के लिए परमिशन दे दिया उन्होंने कि जाओ सूरत में बनाओ 1609 ईस्वी में। सूरत में उन्होंने काम शुरू कर दिया, तब अचानक से फरमान भेज दिया कि नहीं अब इसको रोको। तब तक वो चुपके मसूलीपट्टनम में शुरू कर चुके थे 1611 ईस्वी में, और इसको बना लिया। जब फरमान आया वापिस कि अब बना लो, तब तक सूरत बन चुका था। इसीलिए अधिकांश पुस्तक सूरत को मानते हैं, लेकिन कुछ पुस्तक मसूलीपट्टनम को भी मानते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। डेनिस त्रावणकोर में आए, कंपनी उनका स्थापना हुआ 1616 ईस्वी में, भारत में 1620 में। फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में कंपनी स्थापना हुई, भारत में 1668 ईस्वी में। सूरत में उन्होंने अपनी कंपनी लगाई। मसूलीपट्टनम में 2 लोग हैं, डच और अंग्रेज। डेनिस त्रावणकोर में है, फ्रांसीसी सूरत में है, पुर्तगाल में कोचीन है। और ये उनका स्थान है, देख लीजिएगा। आप समझ ही रहे होंगे कि काला वाला ब्रिटिशर्स का है, रेड वाला पोर्टुगीज का है, और ये ट्रायंगल वाला फ्रेंच का है, और ये जो वर्ग वाला है वो डच का है। तो नवाबों की लिस्ट दे रखी है, आपके काम में, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम 1857 की क्रांति से बेहद विस्तार में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।